मैं आदित्य कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य कर्ण क्लासेस। सो गाइज हमने रेशियो एनालिसिस के फर्स्ट पार्ट की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी पार्ट 1 की, और इसे अपलोड भी कर दिया था यूट्यूब पे। एंड मैंने डिफरेंट डिस्टेंस चैप्टर का भी पूरा लेक्चर जो है वो मैंने अपलोड कर दिया, जिसमें जो भी इंस्टीट्यूट का जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्वेश्चंस वगैरह उसको मैंने सॉल्व करके उसमें दिया हुआ और आपको अच्छे से समझाया भी है। सो काइंडली आप वीडियोस देख सकते हैं उसे और अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं कैसा आपको वीडियोस लगा है, या जो भी आपको इम्प्रूवमेंट इसमें और लग रहा है कि ये होनी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड गाइज आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी ही रेशियो एनालिसिस की पार्ट 2 की वीडियोस अपलोड करूंगा। सो आज हम पार्ट 2 की रिविजन्स लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, जो भी जैसे कि आप देख रहे हैं ना समरी ऑफ रेशियोज़ की, ये हम एक रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद जो इलास्ट्रेशन दी हुई है स्टडी मटेरियल की वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये टोटल 1 से लेकर 6 तक की इलास्ट्रेशन है जो कि हम इसमें कंप्लीट करने जा रहे हैं, राइट। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जो भी लास्ट हमने जो पढ़ा था, तो एक रेशियोज़ की समरी ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट रेशियो की, जैसा कि मैंने बताया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। इस चैप्टर में मेनली क्या है कि आपको रेशियोज़ को अच्छे से याद कर लेना, लर्न कर लेना, ताकि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपको वो फार्मूलाज याद रहने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, राइट। और मैं इतनी बार डिस्कशन भी करूँगा, बोलूँगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी धीरे धीरे। अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि करंट रेशियो क्या बोलता है। ये कह रहा है कि अ सिंपल मेजर दैट एस्टिमेट वेदर द बिजनेस कैन प्ले अ शॉर्ट टर्म डेट एंड आइडियल रेशियो इज दैट इज 2, मतलब 2.1 का होना चाहिए, 2:1 का। तो सिंपल मेजर ये क्या करता है कि बिजनेस कैन पे द शॉर्ट टर्म डेट, क्या कंपनी अपनी जो उसकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उसको मीट करने के लिए क्या उसके पास करंट एसेट्स हैं। तो ये क्या बताता है, ये हमें करंट रेशियो बताता है। करंट रेशियो आइडियली कितना होना चाहिए, दैट इज 2:1। 2:1 का मतलब हो गया कि आपकी अगर करंट लायबिलिटीज 1 है ना, तो उसको कवर अप करने के लिए आपके पास करंट एसेट्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, राइट। तभी ये फॉर्मूला है, क्योंकि न्यूमिनेटर में आप देख रहे हो करंट एसेट्स और डिनोमिनेटर में देख रहे हो करंट लायबिलिटीज। ये हो गया। अब आते हैं दैट इज क्विक रेशियो नेक्स्ट पे। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है दैट इज क्विक एसेट्स डिवाइड बाय द करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स जो कि हमने देखा था, इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप करंट एसेट्स को माइनस इन्वेंट्री फिर माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करके आपका क्विक एसेट्स आ जाता है। ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म पीरियड में, दैट इज विद इन द मंथ ऑफ 12 मंथ्स के अंदर जो जल्दी से रियलाइज हो जाए, कितनी जल्दी कैश में रियलाइज हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज यहाँ पे क्विक रेशियो बोलेंगे। ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है एबिलिटी टू मीट करंट डेप्ट इमीडिएटली। अगर सपोज कि अभी अगर मेरे बिजनेस अगर रन जो मेरे अच्छे खासे बिजनेस चल रहे थे, बट ड्यू टू एनी रीजंस एनी फैक्टर अगर मेरा बिजनेस अगर बंद होने को आ गया, तो क्या मैं अपने डेट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल उनको उनकी जो भी बाहर वाले जो भी जिनसे मैंने लोन ले रखा है, जो भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ले रखे, क्या मैं उनको आज ही अभी कभी पे कर सकता हूँ। तो इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्विक एसेट्स कितने हैं कि जिनको मैं रियलाइज करके, जिनको बेच करके मैं उनको क्या करूँ, दैट इज पे कर सकूँ। तो क्विक रेशियो बेसिकली यही बताता है। और क्विक रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1, राइट, कि जितनी आपकी ऑब्लिगेशन है उतनी ही आपकी एसेट्स होनी चाहिए। तो ये दोनों 1:1 का यहाँ पे हिसाब चलेगा, राइट। ये अब आते हैं नेक्स्ट कैश रेशियो में। कैश रेशियो क्या बोलता है, दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड विद द करंट लायबिलिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में क्या आपके शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, राइट, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए हैं, मतलब बहुत तरह के बॉन्ड्स वगैरह टाइप या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, और आपके कैश हो गए। तो ये बेसिकली क्या कैश रेशियो को बताता है। ये मेजर करता है किसी चीज़ को एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के पास एब्सोल्यूट लिक्विडिटी कितनी है। कैश तो है ही मेरे पास अभी, लेकिन जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जिनको मैं अभी बेच करके जो मेरे पास कैश रियलाइज हो जाएगा, तो वो हम इससे क्या पता कर रहे हैं, कैश रेशियो, कि मेरे पास बिजनेस के मतलब मैं जो कंपनी है उसके पास, मैं कंपनी चला रहा हूँ तो मेरे पास कितना कैश रिजर्व है। तो यहाँ पे हम कैश रेशियो को इस तरह से देखेंगे। फिर आता है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, राइट। इसमें क्या होता है कि कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस नेट रिसीवेबल्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाई दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज। तो डिफेंस इंटरवल रेशियो कैसे निकला आपका, कैश तो आप लोगे, नेट रिसीवेबल लोगे यहाँ पे, ठीक है, और मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये क्या मेजर करता है, एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट रेगुलर कैश एक्सपेंडिचर, मतलब डे टू डे जो भी बिजनेस में जो डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उनको मीट करने के लिए क्या है,
कि आपके पास अवेलेबल लिक्विडिटी होनी चाहिए, अवेलेबल फंड्स होने चाहिए, राइट। फिर हम देखते हैं यहाँ पे फिर उसके बाद दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकल रहा है? करंट एसेट्स माइनस द करंट लाइबिलिटीज। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ कैश फ्लो, इट इज़ अ मेजर ऑफ कैश फ्लो टू डिटरमाइन द एबिलिटी। ये आप देख सकते हो, इसको मैं एक बार वो कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे थे ना, इट इज़ द मेजर ऑफ कैश फ्लो टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू सर्वाइव इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये क्या बोलता है कि ये मेजर करते हैं बेसिकली कि कंपनीज के पास कैश फ्लोज कंटिन्यूसली बेसिस पे हो रहे हैं टू डिटरमाइन करने की एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू सर्वाइव इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस। सपोज जैसे अगर मैं बात करूँ कोरोना की, कोविड-19 की, राइट। सबको पता है कि वो कितना भयंकर महामारी था, जिससे कि कितने लोगों की जानें गई, राइट। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ही मतलब खतरनाक एक तरह का ये डिजीज़ था, राइट, बीमारी था। तो कोविड-19 में आपने देखा होगा कैसे इकोनॉमी कितनी डाउन हो गई थी, स्टॉक मार्केट कितना क्रैश हो गया था। जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, एमएसएमई वगैरह जो बिजनेस होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह, उनको सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो गया था। उस टाइम में ये हो रहा था कि जो डेटर्स वगैरह हैं उनसे कलेक्शंस, उनसे रिसीव्स वगैरह जो रिसीवेबल्स थे वो टाइमली नहीं हो पा रही थी। इस चक्कर में क्या है, क्रेडिटर्स जो हमारे होंगे उनको भी हम टाइमली नहीं दे पा रहे होंगे। तो पूरा सेम साइकिल जो ना काफ़ी मतलब एकदम ढीला, एकदम डिले हो गया चीज़ों को। तो बेसिकली नेट वर्किंग कैपिटल ये बोलता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस अगर हो जाती है, या फिर आप देखिए तो कोविड-19 का था एक, अगर आप देखोगे जैसे कि स्टॉक मार्केट में कि अगर सपोज सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस ना, बहुत बड़ी स्कैम्स निकल आए जिसमें मैं मार्केट को एक गलत इंडिकेशन गया कि नहीं, इकोनॉमी जो है चरमरा रही है, काफ़ी चीज़ें ओवर वैल्यूड हो रखी हैं, स्कैम्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक नेगेटिव जब मैसेज जब जाता है आउटसाइडर्स को, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो भी फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ होते हैं वो काफ़ी धीरे धीरे डाउन चली जाती हैं। तो इस केस में क्या कि, या फिर एक हम ये भी देख सकते हैं कि क्या अल्टीमेटली ये तो बाहर की इम्पैक्ट है, बट मेरी खुद की अगर बिजनेस अगर सपोज मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक ऐसे सेक्टर में हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईटी सेक्टर में हूँ, तो आईटी इंडस्ट्रीज कैसे डे टू डे बेसिस पे रेगुलरली ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं, कैसे एआई टूल्स वगैरह अपनी जगह ले रहे हैं, कैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की रिप्लेसमेंट एआई टूल्स ही कर रही है। तो इस केस में क्या है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस होगी तो वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या आप कंपनी के पास ऐसे सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए, अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, क्या उनके पास पैसे हैं नहीं है। तो ये नेट वर्किंग कैपिटल बताता है, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो जो मेरी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जो मेरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, उनको कवर अप करने के लिए क्या मेरे पास उतने करंट एसेट्स हैं कि कल को अगर मैं करंट लाइबिलिटीज़ को अगर पे ऑफ ना कर पाऊँ, तो क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने करंट एसेट्स को बेच करके उनको दैट इज पे कर दूँ। तो ये नेट वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये चीज़ आप फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। अब कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, दैट इज यहाँ पे इक्विटी है, इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाय नेट एसेट। शेयर होल्डर्स इक्विटी जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल होता है वो। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ऑनर्स के फंड की इन कंपनीज टू फंड इन्वेस्टेड। कहने का मतलब कि सपोज अगर मैंने 100 रुपये अपने बिजनेस में लगाना, तो उसमें मेरा खुद का कितना अपना मेरी रिटर्न अर्निंग है, मेरी खुद की अपनी जेब से कितनी गई, मैं प्रोमोटर हूँ, मेरी खुद की जेब से कितनी गई है। तो 100 रुपये लगाया, उसमें से 20 रुपीज़ अगर मेरे खुद के जेब से लगे हैं और 80 रुपये मैंने बाहर से या इक्विटी रेस करके लगाए हैं, बाहर से पैसे लगाए, तो इसमें बेसिकली ऑनर्स की वो पता चल जाती है कि कितना पैसा उन्होंने लगाई हुई है। तो ये इंडिकेट करता है ऑनर्स की फ़ंड की। अल्टीमेटली आप अगर शेयर होल्डर, आपने मेरे कंपनी में लगाया, सपोज 100 रुपये की टोटल मेरी वैल्यूएशन है उसमें से 20 रुपये आपने स्टेक खरीदी है अपनी, तो 20% का मालिकाना हक तो आपका ही है। तो इक्विटी रेशियो बताता है कि कितना परसेंटेज जो है ऑनर्स की नेट एसेट्स में है। नेट एसेट्स कैसे निकाल रहे हो आप, यहाँ पे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ निकाल रहे हो आप, राइट। तो ये इस तरीके से हम इसको भी डिटरमाइन करके चलेंगे, ऐसे निकाल करके चलेंगे। अब आता है डेट रेशियो। डेट रेशियो क्या बोलता है कि दैट इज टोटल एसेट्स डिवाइड विद द नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में आपकी डेट रेशियो कितनी है, आपकी डेट कितनी है। ये क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ यूज़ ऑफ आउटसाइड फंड्स। तो बेसिकली ये बताता है कि अगर आपके पास 100 रुपये के अगर नेट एसेट्स है ना, तो आपने 20 रुपये क्या कर रखे हैं, बाहर से ले रखे हैं। तो 20% ये बता देता है कि आपने आउटसाइडर्स को ना, बाहर वाले जिनसे आपने पैसा ले रखा। तो ये हो गया डेट रेशियो। फिर आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, टोटल डेट डिवाइड बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी कंपैरिजन में डेट कितना है, मतलब ये इंडिकेट करता है कंपोजिशन ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो डेट एंड इक्विटी के प्रोपोर्शन में आप देख रहे हो कि मेरा डेट का पोर्शन कितना है, इक्विटी कितना है, राइट। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। और गाइज मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये आप चैप्टर को अच्छे से कीजिए, क्योंकि फाइनल लेवल पे जब आप फाइनल में जाओगे ना तो ये काफ़ी चैप्टर आपको हेल्पफुल करेगा। दूसरी चीज़, जब आप मार्केट में स्टॉक मार्केट वगैरह में किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह आप करते हो तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि क्यों किस कंपनी में कब मैं इन्वेस्ट करूँ, उसके फंडामेंटल्स को मैं क्या क्या जानूँ। तो रेशियो एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिसीजंस मेकिंग में काफ़ी काम आता है। तो जो भी आप जो जितने बच्चों आई थिंक जो जानते होंगे कि बड़े बड़े एमएनसीज कंपनी या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह होते हैं उनके पास पोर्टफोलियो मैनेजर होता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना किस कंपनीज में मेरे को इन्वेस्ट करनी चाहिए, या फिर आज के डेट में एक नॉर्मल आदमी भी अगर इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है ना तो उसको ये सब रेशियोज पता होने चाहिए, जिससे कि वो कंपनीज के फंडामेंटल को समझ करके इन्वेस्ट करें। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम, दैट इज डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। इसमें क्या होता है, टोटल डेट डिवाइड बाय द टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स के अगेंस्ट में मेरा टोटल डेट कितना है, तो ये मेजर करता है हाउ मच द कंपनी टोटल एसेट्स इज फाइनेंस्ड बाय द डेट। तो मतलब ये हो गया कि आपने कितनी एसेट्स जो हैं आपने डेट के फाइनेंस के अकॉर्डिंगली करा, मतलब डेट से आपने पैसा उठाया फिर आपने क्या करा, एसेट्स को दैट इज बाई करी। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एसेट्स को बाई करने के लिए मैंने बाहर वाले से कितना पैसा लिया है। तो टोटल डेट डिवाइड बाई द बेसिकली टोटल एसेट्स हो गया। ये डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो है। फिर आता है दैट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक है, कैपिटल गियरिंग रेशियो CGR क्या होता है कि आप देख रहे होंगे ये जो है ये सारे कौन है, ये सारे हैं बाहर वाले। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हो गए हैं, आपके डिवेंचर्स हो गए हैं, अदर बोरोड फंड्स हो गए हैं, ये सब सारे बाहर वाले जिनसे आपने पैसा ले रखा है। उसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ ना, इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस लॉसेस, तो ये मेरी शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाएंगे। इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस जो रिजर्व्स पड़ी है माइनस, अगर मैं लॉसेस को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दिखाता क्या, इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट bearing capital to equity shareholders funds, and it also signifies the advantages of financial leverages to the equity shareholders. अल्टीमेटली प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को भी आप डिविडेंड देने ही वाले हो, डिवेंचर्स को भी इंटरेस्ट जो फिक्स्ड है वो देने ही वाले हो, अदर बोरोड फंड्स आपने बैंक वगैरह से लोन ले रखे हैं तो उसको भी आप पे करोगे इसके इंटरेस्ट वगैरह। तो इसमें ये सिंपली बोला जा रहा है कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ द फिक्स्ड इंटरेस्ट है, जो फिक्स्ड कॉम्पोनेंट है जो इंटरेस्ट जाएगा, बियरिंग कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स के क्या बोलते हैं उसको, कि वो कितना बियर करेंगे, मतलब इस तरह का जो भी एक्सटर्नल जो कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं इंटरेस्ट को। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो हो गया, मतलब टोटल शेयर होल्डर फंड्स के कंपैरिजन में मेरी कितनी जा रही है वो इंटरेस्ट, तो वो भी एक प्रोपोर्शन हमें पता चल जाता है रेशियो वाइज में। फिर आते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। ये क्या बोलता है कि प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइड बाय द बेसिकली टोटल एसेट्स। ये मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एसेट्स फाइनेंस बाय द शेयर होल्डर्स, के शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे फाइनेंस कराए में पोर्शंस ऑफ द टोटल एसेट्स फाइनेंस बाय द शेयर होल्डर्स। हो सकता है ना कि अल्टीमेटली मालिकाना हक तो शेयर होल्डर्स के ही हैं। कंपनी बस दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कंपनी जब बिजनेस प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट ही होता है मेन उनके पास, उसमें से कुछ पोर्शन या तो डिविडेंड के फॉर्म में जाता है या फिर रिटर्न अर्निंग रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली है तो जब आप वो चार्ट जो मैंने आपको बताया था कि कैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई, कंट्रीब्यूशन से आप क्या माइनस करते हो, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो, तो आपकी EBIT होगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर आप माइनस करते हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, जो भी आपके लोन्स वगैरह हैं वो माइनस करने के बाद आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है। फिर आप माइनस करते हो क्या, यहाँ पे टैक्स माइनस करते हो, टैक्स माइनस करने के बाद आपके पास क्या आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद अब प्रेफरेंस डिविडेंड वाले आ गए कि भैया मुझे डिविडेंड दो, फिर उसको माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। जब जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते तो अल्टीमेटली सारे के सारे बाहर वाले को चले गए, इंटरेस्ट भी ऊपर चला गया और मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड का भी फिक्स चला गया। अब बचा जो अमाउंट जो बचा वो किसका, अल्टीमेटली वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को या तो आप डिविडेंड दे दो, तो डिविडेंड सपोज मैंने दे दी उनको, तो जो पैसा बचा वो रिटर्न अर्निंग वो कंपनी के पास आ गया। लेकिन अगर मैं डिविडेंड भी नहीं दे रहा हूँ तो वो टोटल अमाउंट रिटर्न अर्निंग आ गई, अल्टीमेटली है वो शेयर होल्डर्स का ही, क्योंकि मालिक तो वही है। अब रिटर्न अर्निंग मेरे पास आ गया तो उस पैसों का कंपनी इन्वेस्ट करेगी, अच्छी रिटर्न्स कमाएगी, जिससे कि कंपनी का ग्रोथ होगा, उनके मार्केट प्राइस बढ़ेगी। ग्रोथ होना मतलब उनकी जो स्टॉक मार्केट में जो उनकी MPS है, जो करंट मार्केट प्राइस CMP है, करंट मार्केट प्राइस, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की भी वेल्थ इंक्रीज हो गई। तो गाइज ये पूरा लूप है, चेन है, जो आपको अच्छे से समझना, और आप आई थिंक समझ भी गए होंगे।
तो ये प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट, तो टोटल एसेट्स में तो शेयर होल्डर्स के दैट इज अपनी कितने फंड्स, ओन फंड्स कितने, ये देखो ये मेजर करता है बेसिकली प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एसेट्स फाइनेंस बाय द शेयर होल्डर्स की टोटल एसेट्स में कितना पोर्शन जो है, जैसे हमने ऊपर देखा था डेट का कितना उसमें पोर्शन है, उसी तरह सेम एज इक्विटी शेयर होल्डर्स का कितना। अब आते हैं कवरेज रेशियो, नाम से आपको पता चल रहा है कि कवर करना चीज़ों को, लाइक जैसे कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ये भी आपको हर जगह जब भी एनालिसिस को हो या फिर फाइनल में भी आप जब AFM जो आपका न्यू कोर्स ये सब्जेक्ट है, पहले SFM था, तो इसमें भी क्या होगा कि आपको ये जो चीज़ें आपको जब सिक्योरिटी एनालिसिस या सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर करोगे तो उसमें आपको मिलने वाला है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या था, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज, राइट, डिवाइड बाय द इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज, आप समझो कि ऐसा अर्निंग जो कि किसके लिए, डेट की सर्विसेज के लिए, डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। ये क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है जो जाने वाले हैं, मैंने जिनसे लोन ली होगी ना, जिनसे मैंने पैसे उठाए होंगे मार्केट से, उनको मेरे को इंटरेस्ट भी देना प्लस इंस्टॉलमेंट भी देना। तो ये क्या मेजर करती है, ये मेजर करती है एबिलिटी टू मीट द कमिटमेंट ऑफ वेरियस डेट सर्विसेज लाइक द इंटरेस्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, एक्सेट्रा। एंड आइडियल रेशियोज क्या, दैट इज 2:1, ये भी है ना। अल्टीमेटली क्या है कि आपको 1 रुपये देने के लिए आपके पास कितना होना चाहिए, 2 रुपये तो होना चाहिए ना आपके पास। तो ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो कि कितनी मेरे पास अर्निंग है जिससे कि मैं उनके इंटरेस्ट को, उसके इंस्टॉलमेंट को क्या कर लूँ, कवर कर लूँ, मतलब देने लायक हूँ, मेरे पास पैसे हैं कि मैं उनको इंटरेस्ट भी दूँ और इंस्टॉलमेंट भी दूँ। तो डेटर्स जो आपके जो डिवेंचर्स होल्डर होंगे ना, ये रेशियोज तो कतई कायदे से और अच्छे से देखेंगे, ये उनको ये एकदम पहले अश्योर करना होगा कि क्या कंपनी के पास अर्निंग इतनी सफिशेंट है कि वो कल को फ्यूचर में मेरी इंटरेस्ट हो या इंस्टॉलमेंट हो ये टाइमली दे पाए, कैसे भी सिचुएशन हो, कितनी भी वर्स्ट केस हो, क्या कंपनी इज़ एलिजिबल टू पे माई इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। इफ़ द आंसर इज येस देन द डिवेंचर्स होल्डर्स विल गिव यू लोन, या फिर बैंक आपको लोन देगी उस बेसिस पर। तो DSCR जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब देखिए इंटरेस्ट की बात आ गई, यहाँ पे आप EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट कर रहे हो। EBIT क्या होगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब इंटरेस्ट को देने से पहले या फिर टैक्स को माइनस करने से पहले क्या आपके पास जो अर्निंग बची ना, उससे आप कंपैरिजन कर रहे हो कि इंटरेस्ट को पे करने के लिए मेरे पास EBIT इतनी है, इसको EBITDA भी बोलते हैं। तो जब भी आप रेशियो एनालिसिस जब करते हो ना, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इज़ इम्पॉर्टेंट रेशियो, जिसमें कि जो डिवेंचर्स होल्डर होते हैं या जो बैंक्स होते हैं जिनसे कंपनीज बोरो करती है, तो उनको भी ये रेशियोज दिखाना होता है कि भैया आपके इंटरेस्ट को पे ऑफ करने के लिए ना मेरे पास इतनी EBIT जनरेट हो रही है। इट कैन बी EBIT कैन बी मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली भी है और एनुअली भी हो सकता है। तो ये जब कंपनी जब बाहर से फंड रेज करती है ना, तो अगले बंदे को ये चाहिए होता है कि आप हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताओ, ताकि वो एक अश्योरेंस उनको मिल जाए कि हाँ कि कंपनी जो है हमें टाइमली बेसिस पे इंटरेस्ट हमारे को पे ऑफ कर दे। क्यों, क्योंकि कंपनी की बिजनेस अच्छे से रन कर रही है, राइट। जब रन कर रही है तो बिजनेस की अर्निंग रेवेन्यू अच्छे होंगे, रेवेन्यू जब अच्छे होंगे तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, जब प्रॉफिट अच्छा कमाएगी तो कंपनी के पास एक रिटर्न अपना पैसा इकट्ठा होगा, पैसा जब इकट्ठा होगा तो उसके इंटरेस्ट को पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब खुद भी सोचिए कि जब आपके पॉकेट में जब अगर 100 रुपये पड़े हो, 20 रुपये आपको इंटरेस्ट देने में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, आप आराम से दे दोगे। लेकिन जब आपकी बिज़नेस काफ़ी खस्ता है, आपके पॉकेट में उतने पैसे रहते नहीं हैं, हमेशा 10-5 या फाइनेंशियल क्रंच रहते हैं, राइट, कि 20-50 कहीं से आ गए या कभी नहीं हुआ तो उस केस में आपको डर लगा रहता है, फिर आप अपना ढंग से बिजनेस में नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। फिर उसके बाद हम आते हैं कि प्रेफर्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो, ये क्या बोलता है कि नेट प्रॉफिट हो, नेट EAT हो डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी। ये क्या मेजर करता है, एबिलिटी टू पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड। आइडियल रेशियो कितना, मोर देन 1। कहने का मतलब हो गया कि क्या आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी पे करने के लिए अच्छा खासा नेट प्रॉफिट या फिर ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है। तो ये रेशियोज क्या होना चाहिए, 1 से ऊपर होना चाहिए आइडियल में। नेक्स्ट आप देखो फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो क्या होता है
नाम से आपको पता चल रहा होगा फिक्स चार्ज मतलब हो गया इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ लोन, जो कि बाहर वाले को हमें मैंडेटरी कंपल्सरी देना ही है। तो EVIT प्लस होगा डेप्रिसिएशन, इसमें हम डेप्रिसिएशन कंसिडर कर लेते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, राइट। तो हमारे पास अल्टीमेटली जब हम EBITDA जो मैंने आपको बताया, तो उसमें इंटरेस्ट और बाकी चीज़ों को हम लेस करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन भी रहता है। क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, हम तो वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, बट यहाँ पे रेशियोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को इसमें दोबारा ऐड बैक कर देते हैं, ताकि हमारी जो वैल्यू जो हमने पहले घटा रखी थी वो क्या होगी, दैट इज इंक्रीज हो जाएगी, राइट। क्योंकि पैसा ये अल्टीमेटली गया नहीं है कहीं पे, उसको हमने जस्ट डेप्रिसिएशन, अल्टीमेटली अगर आप उसका कंसेप्ट जानते हो तो आप ये लिंक कर पाओगे कि क्यों हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो बेसिक फंडा यही होता है कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, तो इनको जब हम पहले माइनस कर रखे हो तो उनको हम यहाँ पे ऐड बैक कर देते हैं, ताकि हमारा रेशियो जो हो वो क्या हो, मतलब अच्छे से कैलकुलेट हो, मतलब उसकी एक्यूरेसी लेवल हाई हो। तो ये रेशियो दिखाता है हाउ मेनी टाइम्स द कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर्स ऑल फिक्स्ड फाइनेंसिंग चार्जेस। कितने टाइम्स आप जो अपने फिक्स चार्जेस को पे करने के लिए एलिजिबल, मतलब आप कैपेबल हो, आप में कैपेसिटी है। एंड द आइडियल रेशियो शुड भी क्या होना चाहिए, दैट इज मोर देन 1। And the next one, activity ratio and efficiency ratio and the performance ratio and turnover ratio. अब हम इसमें एक एक करके बारीकी से देखेंगे, राइट। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो मीन्स हो गया दैट इज सेल्स COGS डिवाइड बाय द एवरेज टोटल एसेट्स। ये क्या मेजर करता है, अ मेजर ऑफ टोटल एसेट्स यूटिलाइजेशन, मतलब ये मेजर करता है कि टोटल एसेट्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप, right, and it helps to answer the questions what sales are being generated by the each rupee worth of assets invested in the business। क्या 1 रुपये इन्वेस्ट करने पे भी आपके क्या एसेट्स, कितना आप उसे सेल्स जनरेट कर रहे हैं, मतलब कि सपोज आपने 1 रुपये का एसेट्स लगाया तो उसके अगेंस्ट में आपने कितना रेवेन्यू जनरेट करा। तो यहाँ पे ये है कि फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो ये बोलता है कि सेल्स एंड COGS, अगर सेल्स अगर क्वेश्चंस में गिवन है तो आप सेल्स का डेटा लोगे, नहीं लेना नहीं अगर है तो आप COGS का डेटा लोगे। तो डिवाइड बाय द फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स को मैं यूज़ करके कितना सेल्स, कितने टाइम्स जो है वो ये जनरेट कर रहा हूँ, सेल्स मेरी जनरेट हो रही है या रेवेन्यू जनरेट हो रही है, लाइक दैट, राइट। तो ये वो चीज़ें बताते हैं। तो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियोज होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, दैट इज द सेल्स एंड COGS अपन द नेट एसेट्स। ये सिंपल ये बताता है कि क्या नेट एसेट्स आप यूज़ करके, नेट एसेट्स कैसे आते हैं मैंने आपको बताया था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, राइट। तो सेल्स एंड COGS डिवाइड बाय द नेट एसेट्स, ये इंडिकेट करता है फॉर्म्स की एबिलिटी टू जनरेट द सेल्स पर रुपी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कि ये बेसिकली क्या बता रहा है कि फॉर्म्स की एबिलिटी टू जनरेट सेल्स पर रुपी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, क्या मैं जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्पज से जो की है, लॉन्ग टर्म मतलब जो मोर देन 12 मंथ्स के ऊपर है, तो अगर 1 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया तो क्या उससे मेरे को सेल्स जनरेट हो रही हैं, एबिलिटी टू जनरेट सेल्स पर रुपी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो ये हो गया हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट इज आता है क्या कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, ये मेजर करता है बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू यूज़ द वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या मेजर करता है, एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, कि वो अपने वर्किंग कैपिटल कैसे देख। अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या समझ रहे हैं, जो डे टू डे बेसिस पे कंपनी के जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए कंपनी के पास क्या है, वर्किंग कैपिटल है। ऐसे कैपिटल है जो कि मेरे पास अवेलेबल हैं, तो वर्किंग कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, दैट इज करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज। तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई। इसको आप क्या करते हो, बिजनेस में आपने डे टू डे जो एक्सपेंसेस होता है उसको आप रेगुलर यूज़ में काम मतलब लेते हो कैश। तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब ये बोला जा रहा है कि दैट इज आप वर्किंग कैपिटल से आप कितना सेल्स को क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। ये मेजर करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू यूज द वर्किंग कैपिटल टू जनरेट द सेल्स एंड द COGS, राइट, सिंपल। एक फंडा आपको क्लियर होगा, धीरे धीरे आप सारे फंडेस को समझ जाओगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, COGS एंड अच्छा गाइज, मैं ये बोलने वाला था कि अगर आपको मेरी लेक्चर्स अगर पसंद आ रहा है तो सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप लाइक कर सकते हैं, आप अच्छे अच्छे कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी सुझाव या फिर ऐसा लग रहा है कुछ मैं सजेशन दूँ तो आप मुझे दे सकते हो, क्योंकि मैंने रिसेंटली पढ़ाना स्टार्ट किया। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ, और आपको भी अगर मज़ा आएगा, मुझे तो मज़ा आ ही रहा है, बस आई होप कि आपको भी अच्छे से मज़ा आए। और फाइनेंस के क्षेत्र में या फाइनेंस के जो सब्जेक्ट है या फाइनेंस का जो एरिया है काफ़ी वाइड है,
तो मैं चाहता हूँ कि हम सब अवेयर बने, साथ के साथ मैं अपनी आउटपुट डाल रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ इसमें ताकि अच्छे आउटपुट निकलें। आप भी उसमें अपना इनपुट या जो भी अपना वो डालिए ताकि हम सब आगे अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या, दैट इज COGS एंड सेल्स अपन द एवरेज इन्वेंट्री। ये क्या मेजर करती है, एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू मैनेज इट्स इन्वेंट्री। ये एफिशिएंसी लेवल बताते हैं फर्म्स की, क्या वो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर पा रही है। अब यहाँ देखिए कि COGS एंड सेल्स, आपको पता है COGS कैसे कंप्यूट होगा। COGS हमने ऊपर देखा ही था, या फिर हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि सेल्स माइनस GP रेशियो का, GP ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करोगे आपका COGS आ जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, इसको आप एवरेज इन्वेंट्री कर लोगे। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया, और ये वही बताता है कि एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू मैनेज इट्स इन्वेंट्री। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर, डेटर क्या, डेटर कब हमारा क्रिएट हो, जब हम उसे क्रेडिट में सेल करते हैं। तो क्रेडिट सेल डिवाइड विद एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का भी यहाँ पे क्या ले जा रहा है, एवरेज है। तो ये मेजर करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द फर्म इज मैनेजिंग इट्स रिसीवेबल्स। तो सिंपल सी बात है कि क्रेडिट सेल्स, जब भी आपको डेटा टर्नओवर रेशियो होता है, टर्नओवर का आप ऊपर कीजिए, नोमिनेटर में कीजिए। तो सेल्स एंड COGS को यहाँ तो आप क्या करो, COGS नहीं ले सकता, आपको क्रेडिट सेल्स लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि COGS का अगर मैं बात करूँ या सेल्स की, तो वो तो ओवरऑल होती है, जो कैश प्लस आपकी क्रेडिट दोनों होगी। तो यहाँ पे आपके क्रेडिट सेल्स हो गए, राइट। तो क्रेडिट सेल्स डिवाइड विद एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एंड द नेक्स्ट वन इज रिसीवेबल्स डेटर वेलोसिटी। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स कितनी हो रही है आपकी। तो ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल, कितनी जल्दी आपकी कलेक्शंस की जा रही है, वेलोसिटी क्या है उसकी वे मतलब फ्लो कितना है, किस बेसिस पे आपकी कलेक्शंस होते जाए, डेली बेसिस पे हो रही हैं या फिर एक हफ्ते के बाद हो रही हैं, 60 दिन के बाद हो रही है, 100 दिन के बाद। तो वेलोसिटी आपकी पता चल जाएगी जो भी आपके रिसीवेबल्स हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे पेएबल टर्नओवर रेशियो। अब देखो पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है, दैट इज नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल, राइट। तो एनुअल नेट क्रेडिट परचेज, तो एनुअली नेट में आपने कितना क्रेडिट परचेज किया है डिवाइड विद द एवरेज अकाउंट पेएबल। तो ये क्या मेजर करता है, हाउ फास्ट कंपनी मेक्स द पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर्स। अकाउंट्स पेएबल एवरेज जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जिनसे आपने क्या ले रखा है, जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह ली होंगे ना, तो आपके सप्लायर हैं, तो उन्हीं को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो ये एनुअल नेट क्रेडिट परचेजेस हैं कि आपने पूरे साल भर में कितना नेट क्रेडिट परचेज किया, उसको आप क्या करो, डिवाइड करो एवरेज अकाउंट्स पेएबल, कि मेरी कितनी देनदारी थी उसका मैंने एवरेज कर लिया। तो इससे क्या होगा, आपका पेएबल टर्नओवर रेशियो आ गया। फिर पेएबल की वेलोसिटी भी होती है कि कितने टाइम बाद आपको पे करनी है। ये देखो, ये मेजर करते हैं वेलोसिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ पेएबल्स, फ्रीक्वेंसी क्या है, इस तरीके से। फिर आते हैं हम यहाँ पे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन द सेल्स, की प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज क्या है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सिंपल से GP अपन सेल्स इंटू 100। अब ये रेशियोज बताता क्या कि समथिंग अबाउट द बिजनेस के एबिलिटी कंसिस्टेंटली टू कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट और टू मैनेज द मार्जिन्स इट मेक ऑन प्रोडक्ट एंड इट बाय एंड सेल में। तो मतलब जो भी खरीदन बिक्री है, वो अपना जो GP है वो कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं अपने मार्जिन्स को, ठीक है। ये काफ़ी इजी है और आपको आई थिंक वैसे भी याद होगा क्योंकि ये आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा ही होगा। फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट अपन सेल्स इंटू 100, ये मेजर्स करता है किस चीज़ को, रिलेशनशिप बिटवीन दी नेट प्रॉफिट एंड सेल्स के लिए, कि सेल्स के अगेंस्ट में आपका कितना नेट प्रॉफिट आपका कमाया जा रही है, नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया। GP रेशियो भी ये बताता है कि सेल्स के अगेंस्ट में आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है, वो आपका इधर आ गया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो भी होता है कि डे टू बेसिस पे आपका ऑपरेटिंग क्या है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, मतलब सेल्स के अगेंस्ट में आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया, वो आप रेशियोज में बता रहे हो। मतलब जब भी मैंने बताया ना कि जब भी आप कंपनीज के जब एनालिसिस करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस करते हो ना तो ये रेशियोज देखे कितना इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी। हाँ, इसके जो GP रेशियो ये मतलब सेल्स के अगेंस्ट में इतना GP कमा रही है। नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया नेट प्रॉफिट रेशियोज कि सेल्स के अगेंस्ट में नेट प्रॉफिट इतना कमा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सेल्स के अगेंस्ट में इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो ये आपको लग जाए कि हाँ कहाँ पे ये लैग कर रही है, कहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे इसकी वीकनेसेस हैं, कहाँ पे ये आगे जा रहे हैं, इसके ग्रोथ आपको आइडिया लग जाएगा रेशियो से। और गाइज मैं साथ के साथ और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा कि जैसे कि आपको एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करने में काफ़ी आसानी होगी। लाइक जो भी जीरोधा की जो टिकर टेप है या स्क्रीनर हैं, तो ये ऐसे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको प्रॉपर रेशियो एनालिसिस का पूरा आपको प्लेटफॉर्म देती हैं, जहाँ पे आप जाकर रेशियो एनालिसिस को अच्छे से समझ सकते हैं।
और जो भी कोई भी डाउट होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एक्सपेंस रेशियो की तरफ। एक्सपेंस रेशियो क्या बोलता है कि दैट इज COGS रेशियो होता है बेसिकली, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स। तो COGS डिवाइड बाई सेल्स इंटू द 100। अब यहाँ पे क्या है कि दैट इज सेल्स के अगेंस्ट में आपकी COGS कितनी है। ऑब्वियसली बात है, जब तक आप सेल्स जितना करोगे तो COGS आपकी कम होनी चाहिए, तभी तो आपको मार्जिन मिलेगा, ठीक है। तो वो हो गया रेशियोज, आपको पता चल गया। इससे आपको क्या आइडिया लग गया कि भाई सेल्स के अगेंस्ट में मेरी COGS कितनी है। फिर आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि डेली डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो सेलिंग के खर्चे होते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाय सेल्स इंटू दोबारा, मतलब सेल्स के कंपैरिजन में आप निकाल रहे हो कि आपके खर्चे का क्या हिसाब किताब, कितना रेशियो जा रहा है, उसके अगेंस्ट में सेल्स के अगेंस्ट में आपकी COGS कितनी है, आपके सेल्स के अगेंस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितनी है। फिर आप ऑपरेटिंग रेशियो देखो, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। फिर आप देखो फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो, तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो ये बेसिकली मेजर करता है द पोर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस इन कंपैरिजन टू सेल्स। ऑब्वियसली बात है कि आपके सेल्स के कंपैरिजन में ये खर्चे का पोर्शन कितना है, तभी तो आपको पता चलेगा कंपनी की सेल्स अच्छी है या फिर उसके, ये तो मालूम पड़ेगा भाई जब किसी का प्रॉफिट बढ़िया हो कब होगा, जब उसका सेल्स ज़्यादा होगा उसके खर्चे कम होंगे। तो ये आपको रेशियोज बता देगा। नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू द ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैसे, ROI इज अ बिग रेशियो, बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेशियोज। क्यों? क्योंकि कल को डेट में आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी के भी ऑडिट करोगे ना, स्टार्ट ऑडिट या जो भी है, मैंने इंटरनल ऑडिट कर रखी है एक बड़े क्लाइंट का, तो मेन जो क्लाइंट का ऑडिट करवाने का और उनको जो मैनेजमेंट को चाहिए कि ROI चाहिए कि हम अपने, आजकल क्या है कि पहले ट्रेडिशनल मेथड पे ऑडिट नहीं होते थे, आजकल काफ़ी एडवांस हो गई हैं। आप ये नहीं कि आपने ऑडिट कर दिया, आपके 2-4 ऑब्जर्वेशन निकल गए, आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी, नहीं। मैनेजमेंट को चाहिए कि मेरे को ROI बताओ आपकी, मैं अपने जो भी आपने ऑडिट करी उससे मेरी ROI कैसे इंप्रूवमेंट होगी। ROI की एक्चुअल में क्या कि जो जिस सेगमेंट में, सपोज फॉर एग्जांपल कि बिज़नेस का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैंने जितना पैसा लगाया उसके अगेंस्ट में जो मुझे सेल्स हुए ना, जैसे मान लो कि मार्केटिंग में है, तो मार्केटिंग में अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि 100 लीड्स आ गए, ठीक है, लीड आए, उसमें से जितना अगर 100 में से मान लो कि 80 का दैट इज़ प्रोडक्ट मेरा बिक चुका है, तो 80 का जो प्रोडक्ट बिका उसके अगेंस्ट में देखो कि क्या मार्केटिंग का जो मेरा जो ये है खर्चा, जो मैंने पूरा मार्केटिंग में जो एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सब चीज़ों में करा ना, उसका ROI मीट हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट तभी करूँगा ना जब उसका ROI अच्छा हो, जो मुझे ROI अच्छे से मिले। तो सेम एज कंपनीज अगर किसी भी उसकी सेल्स की डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग की हो, HR की हो, या जो भी और भी डिपार्टमेंट्स हों, वो ROI जानना चाहती हैं कि क्या मैं बिज़नेस रन कर रहा हूँ तो मेरा छोटे छोटे जो मेरे अपने डिपार्टमेंट वाइज हैं क्या वो अच्छा ROI जनरेट करके ला रहे हैं। तो इस तरीके से हमें देखना है। ये तो मैंने एक अंदर की बात बोलती, बाहर मेन ROI क्या होता है। जब भी अगर सपोज मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे को 100 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बोला भाई मेरे पास 100 करोड़ पड़े रुपए हैं, 100 करोड़ हैं, बता इसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ या फिर इसका ROI कितना होगा। ऑब्वियसली बात, मैं 100 लगाऊंगा तभी तो मुझे 150 चाहिए, 150 करोड़ चाहिए, 120 करोड़ चाहिए। नॉर्मल तो मैं बैंक में रख दे तो वो 7%, 6 to 7% का मेरे को दे देगा इंटरेस्ट। लेकिन मैं जब बाहर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी तो ROI, मेरी एक्सपेक्टेशन हाई है। ये चीज़ें हम फाइनेंस में देखते हैं। अगर मैं ज़्यादा अगर रिटर्न चाहता हूँ तो मेरे को ज़्यादा रिस्क लेनी पड़ेगा, तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो उस केस में क्या होगा, ROI इज़ अ बिग इंपॉर्टेंट रेशियोज, तो आपको इसको हमेशा ध्यान रखना है। इसको कैसे निकालोगे आप, रिटर्न्स, प्रॉफिट एंड अर्निंग। तो प्रॉफिट, रिटर्न्स, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरे को कितना प्रॉफिट ला के देगा। मैं अगर प्रॉपर्टी में अगर लगा रहा हूँ तो प्रॉपर्टी मेरे को कितना रेंटल इनकम ला के दे सकता है, ठीक है, तभी तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। या फिर अगर मान लो सपोज मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी बाई करी है फ्लैट बाई करी है, उसको मेरे को बेचना ही है 1-2 साल के अंदर ही, तो मेरे को ROI मेरे को मीट होना चाहिए ना, मेरे को अच्छे से ROI मिलना चाहिए। मेरी कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मैं उससे वो जितना मेरे को रेवेन्यू ला करके देगा या जितना मेरे रिटर्न जनरेट करने में उसकी मदद मिलेगी मार्केटिंग की, तो मेरी ROI अच्छी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तभी एक एक चीज़ को मैनेजमेंट इसको इवेलुएट करती हैं और फिर देखती हैं कि क्या ROI मेरी आ रही पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव अगर हुई तो मैं इसमें क्यों लगाऊंगा, या फिर जो एक बिलो एवरेज रिटर्न दे रही है तो मैं इसमें क्यों लगाऊंगा, मैं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूंगा। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर रिटर्न ऑन एसेट्स, ये भी देख लो ROA,
ये सिंपल बताता है कि दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वगैरह जाने के बाद जो प्रॉफिट आपकी बची उसमें एवरेज टोटल अगेंस्ट एवरेज टोटल एसेट्स। ये क्या मेजर करता है कि नेट प्रॉफिट पर रुपी ऑफ एवरेज टोटल एसेट्स, एवरेज टेंजिबल एवरेज एसेट्स एंड एवरेज फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट में मेरी कितना नेट प्रॉफिट कितनी है। फिर आता है आरओसी, ये भी इंपॉर्टेंट, ये प्री टैक्स देखो तो ईबीआईटी अपन द कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द 100। ये मेजर करता है क्या, ओवरऑल अर्निंग की आइदर प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे। फिर हम आते हैं दैट इज यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये पोस्ट टैक्स, एक हमने प्री टैक्स देखा, ये पोस्ट टैक्स देखा। तो जब भी आप फाइनल में जाओगे तो उसमें आपको एक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड चैप्टर मिलता है जिसमें कि आपको ये फॉर्मूला काफ़ी काम में आने वाला है, इसको आप याद कर लीजिएगा, राइट। तो ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, ये कैसे कंप्यूट होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है क्या, दैट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू कंपेयर इन कंपैरिजन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स नेटवर्थ, नेटवर्थ के अगेंस्ट में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। हालांकि मैंने थोड़े बहुत हिंट दे दिया आपको। एंड आरओई रिटर्न इन इक्विटी, ये भी क्या है, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी डिवाइड बाई नेटवर्थ डिवाइड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू द 100। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का तरीका है, ठीक है। फिर आते हैं हम दैट इज यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ द ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे रेशियो एनालिसिस। तो ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज ईपीएस आ गया। ईपीएस पता है आपको, सिंपल है, जो भी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं डिवाइड बाई उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से कर दो। तो ईपीएस मेजर करता है ओवरऑल प्रॉफिट जनरेटेड फॉर द इच शेयर्स इन एग्जिस्टेंस ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक शेयर्स पे कितना कंपनी कमा रही है। डीपीएसएम, एक शेयर्स पे कितना कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर आउटस्टैंडिंग। फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपी रेशियो क्या बोलता है कि दैट इज डिविडेंड पर इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय ईपीएस। तो डीपीएस अपन ईपीएस इक्वल टू दैट इज डीपी डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब कितना डिविडेंड पे करना है, मतलब अर्निंग ईपीएस जो हुई उसमें से आप कितना पे कर रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो वो ही अमाउंट क्या बोलते हैं, रेशियो उसका होता है अगर हम उसको डिवाइड करके चले तो। ये बेसिकली परसेंटेज ऑफ ईपीएस दिखाता है कि मतलब आपने ईपीएस कितना भाग में से आपने क्या करा, डीपीएस मतलब उसको डिविडेंड के तौर पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दी, सॉरी। हाँ, फिर आते हैं दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यूएशंस एंड इन्वेस्टर्स। अब पी रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे गाइज आप देख रहे हो ना, ये सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। अब जैसे पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका सिंपल फार्मूला एमपीएस अपन ईपीएस। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि एट एनी टाइम द पी रेशियो इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ हाईली the market rates or values of a business. A P ratio is the best view in context of a sector or market average to get a feel for a relative value and stock market pricing. I think ये आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए इसका सिंपल सा है कि फॉर्मूला समझिए, एमपीएस अपन ईपीएस। इसका मतलब हो गया कि 1 रुपये कमाने के लिए मैं कंपनी का कितने देने के लिए तैयार हूँ। सपोज अगर किसी का पी अगर मान लो आप सुनते होंगे 25 है, 30 है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि जैसे अगर मान लो कि एमपीएस, अगर मैं मान लो रिलायंस का एग्जांपल लेता हूँ, रिलायंस के शेयर्स की प्राइस मान लो फॉर एग्जांपल 2200 रुपये की है, ठीक है, और हम ईपीएस मान के चलते हैं उसकी 20 रुपये की है। तो ये देखिए 2200, ये मैंने आपको टाइप कर दिया यहाँ पे 2200 डिवाइड बाई 20, ये क्या आ गया 110 रुपये का। तो ये मैंने पी निकाला वो 110। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि 20 रुपये कमाने के लिए मैंने कंपनी को कितने दिए, 2200 रुपये दिए हैं। तो इसका पी रेशो मतलब 110 गुना टाइम्स मैंने उसको ज़्यादा पैसे दिए हैं। अल्टीमेटली कमा के दे रहा है कितना मेरे को, एक शेयर को 20 रुपये कमा के दे रहा है, लेकिन उसके शेयर की प्राइस कितनी 2200 है। इसका मतलब है कि एक शेयर्स को मतलब 20 रुपये कमाने के लिए मैंने कितने पे करे हैं, 2200 रुपये पे करे, मतलब 110 गुना ज़्यादा दिए हैं। तो जितना ज़्यादा पी हाई होगा मतलब वो शेयर्स उतना ही हाई वैल्यूएशन उसकी है, ओवर वैल्यूड कह सकते हैं, और ज़्यादा एक्सपेंसिव है मार्केट में। और जिसकी लो है, अगर लो पी रेशियो है तो उस केस में दैट इज़ यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की प्राइस क्या डाउन, मतलब थोड़ी अच्छी वैल्यूएशन में है। तो ये चीज़ें हम और भी डिटेल में देखेंगे आगे, राइट। तो ये मैंने जस्ट आपको पी रेशो का फंडा बताया। बहुत लोगों को तो पी रेशो का फंडा ही नहीं पता, बस हाँ ये जानते हैं कि हाँ पी रेशो ये होता है वो होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया।
अब देखिए डिविडेंड यील्ड ये यील्ड वाला शब्द जो है ना बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। यील्ड का मतलब होता है सिंपल सा रिटर्न्स होता है। अब देखिए यील्ड में क्या है, डिविडेंड आपको मिल रहा है प्लस चेंजेस इन शेयर प्राइस होगा, ये पीसीएस लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिविडेंड, एक तो डिविडेंड हो गया फिर प्लस माइनस कर दो चेंज इन शेयर प्राइस में, तो ये आपकी क्या होगी, जो भी आपकी अर्निंग होगी ऊपर वाली डिविडेंड की, ठीक है, डिवाइड बाई इनिशियल शेयर प्राइस आप कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर डीपीएस अपन दे एमपीएस इंटू 100 भी कर सकते हो। ये मेजर करता है बेसिकली डिविडेंड पे बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, कि मार्केट प्राइस के अगेंस्ट में कितना डिविडेंड पे आउट हो रहा है, कितना डिविडेंड मिल रही है। अर्निंग यील्ड देख लो, ईपीएस अपन दे एमपीएस इंटू द 100, ये अर्निंग की यील्ड आ गई कि एक शेयर के बदले में मेरी अर्निंग की कितनी प्रोपोर्शन, अगर 22 रुपये अगर मेरे पास क्या है शेयर्स है ना, तो अगर मैं इसको 20 रुपये की मेरी ईपीएस डिवाइड बाई 22 से अगर कर दूँ तो इतना मेरा क्या आ गया, दैट इज यहाँ पे अर्निंग की यील्ड आ गया है। तो मैं 2200 के कंपैरिजन में 20 रुपये कमा रहा हूँ, सिंपल सी है। फिर सेम एज दैट इज मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू पर शेयर्स, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर्स एंड बुक वैल्यू पर, ये इंडिकेट करता है बेसिकली क्या है कि मार्केट रिस्पॉन्सेस ऑफ द शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट्स, राइट, कि बुक वैल्यू पर शेयर्स मतलब एक वैल्यू, बुक वैल्यू अल्टीमेटली क्या एसेट्स के आपकी बुक वैल्यू है, तो उसको अगर आप क्या करोगे टोटल बुक वैल्यू को डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर से कर दोगे तो एक शेयर पे बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो आप, मार्केट प्राइस को किससे कंपेयर कर रहे हो, दैट इज यहाँ पे बुक वैल्यू से कर रहे हो, तो बुक वैल्यू अगेंस्ट में आपकी एमपीएस कितनी है, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट रिस्पॉन्स क्या कर रहा है शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट पे। फिर क्यू रेशियो देख लो यहाँ पे, क्यू रेशियो क्या, दैट इज यहाँ पे क्यू रेशियो ये बोलता है दैट इज यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, तो जो भी अभी हम बुक वैल्यू देखा, अभी हमने क्या देखा मार्केट वैल्यू में कि जो भी उसके इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की जो मार्केट वैल्यू डिवाइड एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये मेजर करता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एज वेल द डेट इन कंपैरिजन टू ऑल एसेट्स एट देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, ठीक है। तो गाइज ये हमने पूरा का पूरा रेशियोज देख लिया, यहाँ पे एक एक चीज़ को समझा हमने। आई होप ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब ये था तो हमारा रिवीजन नहीं कि एक बार मैं इलस्ट्रेशन शुरू करने से पहले आपको ये पूरा का पूरा इसको अच्छे से रिवाइज़ करवा दूँ, अभी मैंने करवा भी दिया। और गाइज आपको अगर ये पसंद आया तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट, और कमेंट बॉक्स पे अपने रेलेवेंट कमेंट डालिए। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं, राइट। अब देखिए इन अ मीटिंग हेल्ड, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, राइट। ये बोल रहा है कि इन अ मीटिंग हेल्ड सैलून टूवर्ड्स end of the 2021 and 2022, the director of HPCL Limited have taken a decision to diversify, एक मतलब पानी पी लो। Director of the basically HPCL Limited have taken a decision to diversify. At present, HPCL sell all the finished goods from its own warehouse, and the company issued debentures on 1st April 2022 and purchased fixed assets on the same day, and the company purchase price have remained stable during the concerned period, and the following information is provided to you, right। ये आपको इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। इनकम स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज P&L अकाउंट बोलते हैं, राइट, ठीक है। ये हो गया, और ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। और क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज, 21-22 का निकालना और 22-23 का निकालना। क्या जीपी रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो एंड द रिसीवेबल कलेक्शन। फिर कह रहे रेशियो रिलेटिंग टू द कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी बेस्ड ऑन द कैपिटल at the end of the basically year, ठीक है, and give your reasons for the changes in the ratio for the 2 years। assume the opening stock जो है कितना 40,000 की for the year 21-22 की, ये आपका ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंस कितनी इन्वेंट्री की 40,000 की। अब आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जीपी रेशियो में आते हैं। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, आपको बस खाली फॉर्मूला याद रखना है, और अगर एक बार में याद ना हो तो भी घबराइएगा नहीं, ये आप वैसे भी देख के कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपन द बेसिकली सेल्स इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ दिया हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये रहा आपका ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने, दैट इज 64,000 है। हमें निकालना कब की, 21-22 की निकालनी है, और यहाँ पे 22-23 की निकालनी है, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कितने की, दैट इज 64,000 हो गया। यहाँ पे इधर कितना है, यहाँ पे दैट इज 76,000 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेल्स देख ले, तो सेल्स आपको कैश सेल्स दी हुई है, और यहाँ पे क्रेडिट सेल्स भी दी हुई है।
तो आपको यहाँ पे टोटल सेल्स लेना है, बी केयरफुल राइट। आपको यहाँ पे टोटल सेल्स लेना है क्योंकि यहाँ पे टोटल सेल्स की बात हो रही है राइट। यहाँ पे सिर्फ कैश या क्रेडिट की नहीं हो रही, टोटल की हो रही है। तो इस केस में आप क्या करोगे, डिवाइड बाय दैट इज़ यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पे 3,74,000। आप इसको 100 कर दो कि तब आपको क्या आ जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगी। जल्दी से मेरे को आंसर बताइए कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ पे 21.33%। और इधर कितना आ गया यहाँ पे 76,000 डिवाइड बाई 3,74,000 इंटू 100। ये आ गया यहाँ पे 20.32%, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला वाला। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सा रेशियो बोला था हमें निकालने को, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो। अब देखो ये भी सिंपल है, इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि मेरे पास आप देख सको पूरा, ठीक है। ये व्यू हो रहा ना। अब देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या था ये था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो राइट। तो इसका सिंपल सा हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स इंटू 100, ठीक है। अब इसका भी हम 21-22 का कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 22-23 का कर लेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने की यहाँ पे दी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख लो यहाँ पे कहीं पे बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये देखिए आप यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख सकते हो, ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, एक तो वेयर हाउस की हो गई, ट्रांसपोर्ट की हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया मेरे पास 49,000 और ये हो गया दैट इज़ 57,000। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप चले जाओगे, यहाँ पे 49,000 डिवाइड बाई 3 लाख, ये हो गया यहाँ पे इंटू 100, ठीक है। और ये हो जाएगा दैट इज़ 57,000 डिवाइड बाई 3,74,000 इंटू 100। अब इसकी रेशियो जल्दी बताइए गाइस, डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 16 पॉइंट इतना परसेंटेज, ठीक है। और ये हो गया 57,000 डिवाइड बाई 3,74,000 इंटू 100। ये हो गया हमारा यहाँ पे 15.24%। अब हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेंगे क्या आंसर मिल रहा है यहाँ पे। ये देखिए 16.3 एंड 15.2। ये भी ऊपर वाला ग्रॉस पर भी देखिए 21 एंड 20, ठीक है। ये दोनों मिल रहा है। अब नेक्स्ट कौन सा रेशियो बोला आपको निकालने के लिए, नेक्स्ट तो हमारा कौन कौन सा हो गया हमारा, एक तो ये हो गया, ये भी हो गया। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोला राइट। अब देखो तीसरा हम निकालते हैं यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा दैट इज यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी है मेरे यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मेरे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये रहा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम यहाँ किसको बोल रहे हैं, यहाँ हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहे हैं दैट इज यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग नहीं, वो तो तुम्हारा जीपी का हो गया ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया तुम्हारे यहाँ पे नेट प्रॉफिट को बोला जा रहा है ना। तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मत ले लेना, आपको क्या लेना दैट इज नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास, नेट प्रॉफिट है ये 15,000 है, 19,000। सेल्स का डेटा आपके पास वही है, यहाँ हो गया दैट इज 3 lakhs, यहाँ हो गया दैट इज 3,74,000, ठीक है। तो
तो 15,000 डिवाइड में ये हो गया हमारा यहाँ पे 5%। 19,000 डिवाइड बाई 3,74,000 ये हो गया हमारे यहाँ पे 5.0%। ठीक है, तो ये गाइस हो गया हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इतना ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। फिर तीसरा क्या आ गया, अब हमारा 3 तक हो गया ना, अब हम चौथा बनाएंगे। चौथा रेशियो क्या है यहाँ पे, चौथा रेशियो बोल रहा है, ये भी हो गया। अच्छा, ये तो कंपेयर तो देख तो लें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 5%, ये ठीक। नेक्स्ट आता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, राइट। अब यहाँ पे कैपिटल टर्नओवर रेशियो देखते हैं। कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालोगे आप यहाँ पे, कैपिटल डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैपिटल आपका जो है, कैपिटल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल 75,000 के आसपास है यहाँ पे, 75,000। तो यहाँ पे कैपिटल टर्नओवर रेशियो में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फार्मूला मैंने थोड़ा गलत लिखा, ठीक है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल। ठीक है, ये देखिए, आपको अगर ध्यान में अगर ना भी है रेशियो तो आप इसको देख सकते हैं, बस खाली गलती पेपर का टाइम में नहीं होनी चाहिए। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगा, दैट मीन्स सेल्स अपन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे दैट इज सेल्स कितने हैं आपके, सेल्स थे यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाय 75,000 इंटू 100। सॉरी, ये 4 टाइम्स आएगा ना, ये क्या हो गया अंदर यहाँ पे 4 टाइम्स होगा। ये कब की होगा, ये 21-22 की होगी, 22-23 की हो जाएगी। 3,74,000 डिवाइड बाई 75,000, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 5 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेल्स अपन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, सेल्स अपन कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में तो फिर तो आपको ये भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये पूरा लेना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको आप लिख दोगे यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने जानबूझ के लिखी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए कि गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये 1 लाख हो गई, और यहाँ पे कितनी आई थी, यहाँ पर भी हो गया 75 प्लस 42 कितना हो गया 117, 1,17,000। तो ये हमारा सही से रिवाइज होकर निकलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे 3 टाइम्स।
3.0 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से कंप्यूट करना है, राइट। ये 1,47,000 हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने गलती करी क्या यहाँ पे, 75 प्लस 42 117। एक मिनट, कैपिटल एम्प्लॉयड ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में तो आपको टोटल अमाउंट लेना जितना पैसा आपने बिजनेस में डाला है। तो बिजनेस में जो डाला है, तो बिजनेस में क्या डाला है, बिजनेस में आपने ये सारे के सारे डाल रहे हैं। डिवेंचर्स भी कंसिडर होगा ना, डिवेंचर के पैसे को भी तुम बिजनेस में डाल ही रहे हैं। तो यहाँ पे आप कितना लोगे, 1,47,000 ही लोगे। तो यहाँ पे आप कितना लोगे, यहाँ पे 1,47,000, ठीक है। या 2.54 टाइम्स, ठीक है। ये देखिए, ये अब मिल गया होगा आंसर, 2.54 टाइम्स आ गया। फिर उसके बाद आता है दैट इज़ यहाँ पे कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये भी हो गया कि दैट इज सेल्स अपन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का भी दैट इज फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था कि ये तो आ गया, दैट इज आपकी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वाले दैट इज यहाँ पे पोर्शन सा, इन्वेंट्री का देख लो आप यहाँ पे। तो इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब दैट इज सी ओ जी एस अपन दी एवरेज स्टॉक, राइट। अब देखो यहाँ पे सी ओ जी एस निकालना, तो सी ओ जी एस क्या गिवन आपको, सी ओ जी एस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सी ओ जी एस एवरेज इन्वेंट्री, राइट, यही है ना। सी ओ जी एस अपन एवरेज स्टॉक। अब देखिए यहाँ पे सी ओ जी एस आपका दिया हुआ है, सी ओ जी एस कितना दिया हुआ है, सी ओ जी एस दिया हुआ है। अगर मैं 21-22 का निकालूँ तो सी ओ जी एस मेरे कितने, दैट इज यहाँ पे 236, और ये एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय दी बेसिकली 100। अब इसका देखो वर्किंग नोट के हिसाब से अगर हम करें यहाँ पे, ओपनिंग मेरी कितनी थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक मेरी कितनी थी, यहाँ पे 40,000 थी। अब यहाँ पे देखिए आप, डेटा आपको 21-22 और 22-23 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक कितना मिल रहा है, स्टॉक आपको मिल रहा है दैट इज यहाँ पे 40,060 और ये 94। तो यहाँ पे ओपनिंग आपका ये दिया ही हुआ था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि प्लस 60,000 डिवाइड बाई 2, 1 लाख की एवरेज इन्वेंट्री आ गई आपके पास। तो इसको आप क्या करोगे, 2,36,000 डिवाइड बाई 1, तो 2.36, सेम एज आप निकालोगे 22-23 का भी, तो 3,74,000, सॉरी सी ओ जी एस कितना है यहाँ पे, सी ओ जी एस दे रखा है यहाँ पे 2,98,000। जहाँ मैं गलती कर रहा हूँ आप बताना, हालांकि गलती के चांसेस थोड़े बहुत कम ही हैं। 2,98,000। अब यहाँ पे क्या निकालता है, अब देखो एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे कितने की है, तो 94,000 मेरा क्या करंट ईयर की है क्लोजिंग, और ये मेरा 21-22 का क्या होगा, ओपनिंग हो गया। तो यही कर लेते हैं हम, यहाँ नहीं करते हैं ताकि नीचे भी हम और भी सॉल्व करने क्वेश्चंस। ये किया था हमने 21-22 का, ठीक है। अब इसका निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री, ये कितना आया था, 60,000 था प्लस 94,000 था डिवाइड बाई 2, 77,000।
तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे 2,98,000 डिवाइड बाई 76 कितना आ गया 3.870। ठीक है, अब देखिए हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं। यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री कितना 4.72 और 3.87 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सी ओ जैसे बनते एवरेज इन्वेंट्री राइट। अब एवरेज स्टॉक इन्होंने कैसे ली हुई है, एक मिनट हमने कहाँ गलती कर दी, देखा बच्चों मिस्टेक हो गई ना। इसको हम करेंगे 50,000 डिवाइड बाई 2 करा हमने, यहाँ भी हमसे मिस्टेक हो गई थी। तो ये भी हमारे चेंज हो जाएगा आंसर। कितना आ गया 2,36,000 डिवाइड बाई 50 4.7 ये आ गया। और ये आई थिंक तो मेरा सही होगा 3.870 4.7 3.87 ठीक है। अब नेक्स्ट आइए नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ। अब नेट वर्थ कैसे निकलेगा, नेट वर्थ क्या होता है, नेट वर्थ होता है दैट इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो यहाँ आपको कंप्यूट करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखो नेट वर्थ मतलब देखो, अब यहाँ जो नेट एसेट्स आपको गिवन है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो, नेट वर्थ में बोल सकते हो। कितना है 1,47,000 ठीक है। छठा नंबर में देखते हैं ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट पर नेट एसेट्स। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना, यहाँ नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में राइट। अब यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, नेट प्रॉफिट अरे ये तो ऑलरेडी गिवन है। ये देखिए 15,000 एंड 19,000 राइट। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 15,000 को लोगे डिवाइड बाई, अब नेट एसेट्स देखो, नेट एसेट्स कितने की 1 लाख रुपीज़ की है। तो ये मेरा रेशियो में जाएगा यहाँ पे 15,000 डिवाइड बाई 1 लाख, ये आ गया कितना, ये 15% आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आता था रेशन पे 22-23 पे। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 19,000 और यहाँ पे कितने की 1,47,000 इंटू 100। ये कितना आ गया यहाँ पे 12.93% आ गया। ये अब हम इसमें आंसर चेक कर लेते हैं 15% है 12.93 12.93 में देख सकते हैं ये 15% हो गया और ये 12.93 है ना। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कि रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, तो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड में ये देखो ना कि आपकी रिसीवेबल्स जो है कितने टाइम पीरियड में दैट इज कलेक्ट हो रही हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके पास डेटर कितनी की हैं। यहाँ फिक्स रिसीवेबल देखो, रिसीवेबल आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी 50,000 है और 82,000 है ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे लेना पीरियड वाइज में निकालना है राइट। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, रिसीवेबल कलेक्शंस पीरियड। तो रिसीवेबल कलेक्शंस पीरियड के लिए क्या है इसका फॉर्मूला, एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइड विद एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स है ना। तो रिसीवेबल कलेक्शंस को मैं अभी निकाल लूँ फिलहाल के लिए। तो एवरेज क्या है, एवरेज रिसीवेबल्स
एवरेज क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना, एवरेज क्रेडिट सेल्स। तो एवरेज क्रेडिट सेल्स को यहाँ आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने निकाला है कि एवरेज डेली सेल्स क्रेडिट सेल्स अपन दी बेसिकली 365, क्योंकि जब हम डेटर को बेचते हैं तो ऑब्वियसली क्रेडिट में सेल करेंगे यहाँ पे, तो ये क्रेडिट का सेल है। तो क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी है यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स है यहाँ पे हमारी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गई क्रेडिट सेल्स 2,70,000, 3,42,000। तो मैं सिंपल से क्या करूँगा यहाँ पे, ये हो गया मेरा यहाँ पे 2,70,000 डिवाइड बाई 365, तो मेरा एवरेज क्रेडिट सेल्स आ जाएगा यहाँ पे 2,70,000। तो 2,70,000 डिवाइड बाई 365, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्वेश्चंस में आ जाएगा हमेशा। 739.7, हालांकि हम राउंड फिगर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे पास क्या, दूसरा हो गया 3,42,000 डिवाइड बाई 365। क्वेश्चंस में ना गिवन हो तो 365 डेज ही आपको लेना है यहाँ पे। यहाँ हो गया दैट इज़ 936.99, या फिर आप 937 डेज भी ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं दैट इज़ यहाँ पे एवरेज 21-22, एवरेज रिसीवेबल्स कितने की है, एवरेज रिसीवेबल्स आप देखोगे यहाँ पे तो 50 + 82,000, तो ये एक एक करके आपको यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। ये क्या आ गया, दैट इज 67.66। अब ये क्या चीज़ है, ये आपको निकल गया यहाँ पे डेज में कि भैया इतने टाइम आपको लग रहे हैं रिसीवेबल कलेक्शन जो था पीरियड में, इतने ये डेज होगा। फिर उसके बाद 22-23 का अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना था, आई थिंक 70,000 था ना, 82,000 के रिसीवेबल्स है। ये इतना डेज आ गया। तो गाइस ये इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। आपको ये मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, जहाँ पे हमने जो भी रेफरेंस लेने की जब ज़रूरत पड़ी तो हमने रेफरेंस भी लिए, प्लस क्योंकि ये डे टू डे बेसिस पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मल्टीपल टाइम्स तब तक ये चीज़ें लर्न नहीं होती जल्दी से। तो ये करिए और जितनी जल्द ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। और ये तब जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, अभी वैसे करके हम और भी करेंगे, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए, इलस्ट्रेशन नंबर 2। सो गाइज चलो शुरू करते हैं, राइट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़, अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो फॉलोइंग इज द एब्रिज्ड बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड की गिवन है, राइट। आपको यहाँ पे लाइबिलिटी साइड इसमें दी हुई है, एसेट साइड भी आपको यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे देखिए लाइबिलिटीज़ में वो क्या है, शेयर्स कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं। और एसेट साइड में आप देख रहे होंगे, एसेट साइड में है दैट इज़ यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरीज हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस होकर के ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा नेट प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आ गई। स्टॉक्स हो गए, रिसीवेबल्स हो गए, बैंक हो गए, और ये टोटल यहाँ पे दी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है फर्दर कि विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसको आराम से देखेंगे। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, द कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर विद शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलोज, राइट। तो शेयर्स कैपिटल दे रखे 50%, अदर शेयर होल्डर फंड्स दे रखा है, 15% डिवेंचर्स दे रखा है। तो ये जो है ना, ये आपको रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, बेसिकली क्या हो रही है, आपकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। अगर आपने
एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ा होगा रिस्ट्रक्चरिंग का, तो ये बेसिकली वही है कि 50% का अगर मेरे पास शेयर्स कैपिटल है तो 100 के लिए, अब यहीं पे हम वर्किंग भी कर लेते हैं साथ के साथ ही। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये कितना है, दैट इज़ यहाँ पे शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 50% इज इक्वस टू 1 लाख रुपए, तो दैट इज़ 100% कितने हो गए यहाँ पे। तो 1 लाख को मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई इसका 2 लाख ना, हाँ। तो इसको हम ये मान के चलने, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कह रहा है कंपनी वेंट इन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर विद द शेयर कैपिटल रिमेनिंग विद द सेम एज फॉलोज। तो शेयर्स कैपिटल आपके क्या रहेंगे, एज इट इज ही रहेंगे, यहाँ पे 1 लाख ही रहेंगे, राइट। अब देखो क्या बोल रहा है, अब कह रहा है कि अदर शेयर होल्डर्स फंड्स कितने 15% है। यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कंप्यूट करेंगे, दैट इज़ 1 लाख रुपये। अगर ये मेरा 0.50% है तो 0.15 के लिए कितना हो गया, कितना आ गया यहाँ पे 30,000 आ गया। फिर सेम एज हम इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 लाख, अगर ये 0.50 के लिए है तो 10% के लिए कितना हो जाएगा, 20,000 आ गया है, ठीक है। और इस केस में देखो 1 लाख अगर मेरा डिवाइड बाय, अगर यहाँ पे 0.50 हो गया तो मेरा 25% कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 50,000, ठीक है। तो टोटल आप देख सकते हो, टोटल आपकी कितनी आ रही है, 1 लाख रुपए, ये हो गया 30, 20 और ये 50, तो टोटल हो गया आपके 2 लाख रुपए, ठीक है। ये आपकी ये टोटल आपकी 2 लाख। और आपने ध्यान दिया होगा ये आपकी एक तरह से क्या है, ये टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। तो वी कैन से दैट दिस इज आवर टोटल लाइबिलिटीज, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि डिवेंचर्स वेयर इशूड। अब यहाँ पे आपने कंपनी ने क्या कर रखा है, डिवेंचर इशू किया ऑन द 1 अप्रैल एंड द इंटरेस्ट बिंग पेड एनुअली ऑन 31 मार्च को। फिर देखिए आप कि लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या है, कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। बट अब देख रहे हो कि एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बॉट एंड फर्दर 5,000 डेप्रिसिएशन वाज रिटन ऑफ। एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी बाई की गई है और उस पर फर्दर डेप्रिसिएशन कितना 5,000 लगाया गया। फिर कह रहा है कि total fixed assets then constitute 60% of total fixed and the current assets। तो total fixed assets हमारा कितना 60% of total fixed assets and the current assets। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारा total assets equals to fixed assets plus current assets। तो ये हमारा आ गया total assets। अब मुझे fixed assets निकालना, तो fixed assets कितने की हो गए, that is 60% of total assets। तो ये हमारे आ जाएगा fixed assets। फिर आपको दे रखा है वर्किंग कैपिटल रेशियो 8:5, क्विक रेशियो दे रखा है 1:1 एंड द रिसीवेबल दे रखा है यहाँ पे 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू सेल्स रेशियो एंड रिवील्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ कितने की, दैट इज आपके पास 2 मंथ्स की है। फिर कह रहा रिटर्न ऑन नेटवर्थ वॉज 10% एंड द जीपी वॉज एट द रेट ऑफ 15% ऑफ सेलिंग प्राइस and the stock turnover was 8 times for the year, right, ignore taxation। तो ये आपको इस तरीके से निकाल के चलना है, राइट। अब देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताई दिया सेम एज 2 लाख रुपए। तो ये आप देख रहे होंगे सोल्यूशन में भी सेम ऐसे ही किया गया है कि शेयर कैपिटल आपको गिवन है 50% था, तो आपको इसी का बेस लेकर के क्या करना है, बाकी चीज़ आपको कंप्यूट करनी है। तो आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ कितने की आ गई, 2 लाख रुपए की आ गई। अब हम आते हैं किस पे, अब हम एक एक करके देखते हैं रेशियो वाइज, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, अब हम पहले निकालेंगे दैट इज टोटल एसेट्स। अब देखो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसकी यहीं चलता हूँ, यहीं से शुरू कर लेता हूँ।
टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स आपकी कितनी हो गई यहाँ पे, तो टोटल एसेट्स आपकी गिवन नहीं है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टोटल लाइबिलिटीज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल लाइबिलिटीज, द टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू, वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड कि आपके कितने पास आए, 2 लाख की आई है, राइट। ये रहा जितना हमने यहाँ पे कंप्यूट किया था। तो 2 लाख जो हमने यहाँ निकाला, तो 2 लाख इक्वल्स टू, मैं टोटल एसेट्स को भी कितना मान लूँगा, 2 लाख ही मान के चलूँगा यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए आप कि टोटल फिक्स्ड एसेट्स कितने की है, 60% ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड करंट। तो ये क्या मैंने जैसा आपके यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि टोटल एसेट्स इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स क्या बोल रहा है, 60% ऑफ टोटल एसेट्स होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि दैट इज, ये मेरा फिक्स्ड एसेट्स 60% ऑफ टोटल एसेट्स, दैट इज 60% ऑफ 2 लाख, ये आ गया 1,20,000। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, करंट एसेट्स कहीं पे गिवन नहीं है, तो आपको क्या निकालना है, करंट एसेट्स निकालना है। करंट एसेट्स निकाल लीजिए आसानी से। ये क्या हो जाएगा, सेम एज टोटल एसेट्स माइनस टोटल फिक्स्ड एसेट्स। तो टोटल एसेट्स आपकी कितने की थी, 2 लाख रुपए की थी, माइनस आप फिक्स्ड एसेट्स आपका कितना निकला, ये 2 लाख। तो आपकी करंट एसेट्स कितने की हो गई है, 80,000 की आपकी क्या होगी, दैट इज करंट एसेट्स हो गई। ये मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्विक एसेट्स रेशियो आ गया, राइट। तो क्विक एसेट्स रेशियो कैसे हम निकालेंगे, देखिए करंट एसेट्स में भी यहाँ पे देखिए 1,20,000 ये गया फिक्स्ड एसेट्स और ये हो गया करंट एसेट्स। अब हम निकालेंगे दैट इज यहाँ पे कि एडिशनल, दैट इज यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, ये कैसे आया, देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इसका वर्किंग नंबर 1 दे देता हूँ आपको। बच्चों वर्किंग नंबर मोस्टली डालना ही डालना, ठीक है, वर्किंग करके आपको डालना ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आए। अब देखिए हमारे पास टोटल एसेट्स कितने की आ गए, टोटल फिक्स्ड एसेट्स कितने की हैं, फिलहाल हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करेंगे। एक 1,20,000, ठीक है, जिसमें से आप क्या माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको डेटा कौन क्या क्या दिया हुआ है, आपको डेटा देख रहे होगा कि आप लैंड एंड बिल्डिंग, और क्वेश्चंस में ध्यान होगा आपको कि इसमें बोला कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होनी है। तो ये कितने की, 80,000 की हैं, तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, 80,000 की कितना आ गया, दैट इज़ 40,000। फिर इसके बाद आप देखिए कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी कितने की दे रखी है, 50,000 की है, ये देखिए 50,000 का, जिसमें 15,000 के आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, आपके पास नेट कितना बचा, 35,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अच्छा आपको ये भी बोला है कि, तो मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे, एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी, देखो 35,000 का तो नेट आपके पास कैरिंग अमाउंट है ही। अब कह रहे हैं कि फर्दर आप 5,000 डेप्रिसिएशन लगा दो इसमें, तो माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पे 5,000। तो ये क्या कह रहा है, ये कितना आ गया हमारे यहाँ पे, 30,000 आ गया। तो ये जो 10,000 हो गया ना, ये क्या हो गया, ये आपके पास एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी, मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर में एडिशनल परचेज करी होगी, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, एक मिनट, एडिशनल जो था ना, बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी परचेज, ठीक है। तो ये होगी मेरी 10,000 की आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये भी हमारा निकल गया, ठीक है, 10,000 का, ये देख सकते हैं। अब हम आते हैं रेशियो वाइज में निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या, एक एक चीज़ करके हम यहाँ पे रेशियो को पकड़ेंगे और उसके बाद एक एक फिगर जो है आइटम वाइज हम कंप्यूट कर लेंगे। अब क्विक एसेट्स की बात करते हैं, तो गाइज आपको पता है क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए वर्किंग नोट नंबर मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, इसके रेशियो कितने 1:1। तो क्विक रेशियो क्या होता है, दैट इज यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ठीक है, डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय आपकी क्या जाएगी, डिवाइड बाय आप देख रहे होंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय आपके यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज। अल्टीमेटली ये क्या है, ये क्विक एसेट जो आपके करंट रेशियो की इक्वलिटी में आते हैं। बस सिंपल से इसमें डिफरेंस ये होता है कि करंट एसेट्स हम क्या माइनस कर देते हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब सिंपल करंट लाइबिलिटीज ले लेंगे 1/1। अब करंट एसेट्स हमारे पास कितना आया था, करंट एसेट्स हमने निकाला था 80,000 का। इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है, इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आपको रिवाइज निकालनी है, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज कितने की हो गई यहाँ पे, तो करंट लाइबिलिटीज आपको दी हुई है दैट इज यहाँ पे 40,000, ठीक है। आपको 40 नहीं, आप यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज कितनी की आई है, 50,000 की है ना। तो आप कितना ले लोगे यहाँ पे, 50,000 ले लोगे 1/1। तो देयरफॉर इन्वेंट्री आपकी कितनी की आ गई, इन्वेंट्री आ गई यहाँ पे 80,000 माइनस 50,000, तो 30,000 की आपके पास इन्वेंट्री आ गई, है ना। ये रिवाइज्ड वैल्यू आ गई आपके पास। फिर आप देखिए, फिर बोला है आपको कि रिसीवेबल्स का देखते हैं। रिसीवेबल क्या बोल रहा है कि दैट इज 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स, वो क्या होगा, रिसीवेबल्स होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं वर्किंग नंबर 4। क्या बता रहे हैं आप, 4/5 ऑफ क्विक एसेट। तो रिसीवेबल्स में आ जाएगा दैट इज क्विक एसेट्स कितना आया था, क्विक एसेट्स हमारे पास आया यहाँ पे, क्विक एसेट्स आ गया हमारे पास टोटल, एक मिनट, तो क्विक एसेट्स हमने कितने का लिया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। जैसे 4/5 ऑफ द बेसिकली क्विक एसेट्स, और क्विक एसेट्स जो था हमारे पास क्या आ जाएगा, क्विक एसेट्स का मतलब हो गया दैट इज यहाँ पे, मैं काम करता हूँ, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ क्विक एसेट्स कैसे होगा। ये देखिए, एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, तो ये हो गया दैट इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स मेरे पास 80,000 की थी, जिसमें से 30,000 का ये आ गया, तो 50,000 का मेरे पास क्या निकल गया, दैट इज क्विक एसेट्स निकल गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दैट इज क्विक एसेट्स का कितना, दैट इज यहाँ पे 4/5 इंटू 50,000, तो 40,000 की क्या आ गए मेरे पास, रिसीवेबल्स आ गए यहाँ पे, सिंपल। ये देखिए 40,000 की क्या आ गई इनके पास, रिसीवेबल्स आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला है क्या, ये रहा रिसीवेबल्स, कितना आ गया 40,000 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या बोला है रेशियो में, कि रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो रिविल क्रेडिट मंथ्स, कितने की क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स की क्रेडिट दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे टर्नओवर वाइज आपको निकालनी पड़ेगी कितनी मेरी क्रेडिट सेल्स हुई, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया होगा, 5वां नंबर ले लेता हूँ मैं वर्किंग नोट में, ठीक है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अब देखिए यहाँ पे आपके पास रिसीवेबल्स कितने की हैं, रिसीवेबल आपने यहाँ पे निकाला है, रिसीवेबल्स आपका दैट इज यहाँ पे 40,000 है, ठीक है, ठीक है। और ये कितने महीने के लिए है, यहाँ पे बोला है कि 2 महीने का दैट इज आपके पास क्रेडिट पीरियड है। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे 2 महीने का गिवन, 2 महीने का, लेकिन मुझे तो 12 महीने के लिए निकाला ना, तो मैं इंटू बाई 12 कर दूंगा डिवाइड बाई 2, तो कितने के हो गए 40,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, अच्छा मैं इसको फॉर्मूला वाइज में एक बार दिखाता हूँ। तो इसको हम ऐसे करेंगे, एक तो मेरा हो गया रिसीवेबल प्लस क्रेडिट सेल्स, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे 2 मंथ्स हो जाएगा, यहाँ पे मंथ वाइज ले लेंगे हम, और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 12 मंथ, ठीक है।
घबराने वाली बात नहीं है, आपको जब भी डाउट लगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला वाइज इशू किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रेशियो वाइज ये लिया गया है। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको और ज़रा सिंप्लीफाई में लिख दूँ। ठीक है, और ये टर्नओवर रेशियो आपको कितना दिया हुआ, दैट इज़ 2 मंथ्स दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, तो 2 मंथ्स है यहाँ पे। क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल मेरा कितना है, दैट इज़ 40,000 इंटू 12, तो मेरा आ गया यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा दैट इज़ 40 इंटू 12। इसको मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, सॉरी। हाँ, देखिए, तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रिसीवेबल टर्नओवर द रिसीवेबल्स अपन क्रेडिट सेल्स। ठीक है, इंटू 12, और इसकी कितनी दे रखी है, दैट इज़ 2 मंथ्स का दे रखा है ये। तो ये हो गया दैट इज़ 2 मंथ्स रिसीवेबल कितना मेरा 40,000 का है, इंटू 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्रेडिट सेल्स हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, दैट इज़ क्रेडिट सेल्स निकाल लूँगा यहाँ पे। तो 4,80,000 का डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू हो गया मेरा यहाँ पे 2,40,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये रेशियोज वाइज निकाल के चलेंगे। तो ये भी हो गया आपका। फिर बोला रिटर्न ऑन द बेसिकली नेट एसेट्स, नेटवर्थ, राइट। तब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब नेटवर्थ हम निकालेंगे, राइट। अब यहाँ पे 5वां, छठा नंबर हम निकालते हैं। पहले तो मैं नेटवर्थ बोल रहा हूँ निकालने को। तो गाइज मैंने दोस्तों मैंने क्या बताया था, नेटवर्थ का मतलब ही होता है सिंपल सा कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, राइट। तो यहाँ पे मेरी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी मैं कर देता हूँ। तो हमारे पास टोटल कितना आया था, टोटल लाइबिलिटीज़ नहीं करनी, सॉरी, आपके पास लाइबिलिटीज़ को ओनली माइनस करना है, टोटल को नहीं लेना आपको। जो भी आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनको लेना है। तो आपके 2 लाख की ऑलरेडी आ गई थी करंट टोटल एसेट्स। देखो यहाँ पे, ये जो मैंने स्टार्टिंग में जो निकाला था 2 लाख रुपए, तो ये क्या आपके दैट इज टोटल एसेट्स, मतलब टोटल लाइबिलिटीज़ को हम क्या मान के चल रहे हैं, टोटल एसेट्स मान के चल रहे हैं। तो ये हमने ये ले लिया। अब लाइबिलिटीज़ हम कैसे माइनस करेंगे, देखो लाइबिलिटीज़ में क्या है कि मेरे पास लाइबिलिटीज़ कितनी की आई हैं, लाइबिलिटीज़ मेरे पास है 50,000 की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले 50,000 माइनस कर दूँगा। अब देखो लाइबिलिटीज़ और भी है कुछ, यस। अब देखो 5% डिवेंचर्स भी हैं, ये दोनों क्या है मेरी यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों लाइबिलिटीज़ हैं। ये कितना आ रहा है, ये 20,000 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कर दूंगा 20,000। ये कितना हो गया, 1,30,000। तो मेरे नेटवर्थ कितने की आ गई, मेरी नेटवर्थ हो गई 1,30,000 की हो गई। अब क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में बोला है कि दैट इज रिटर्न ऑन नेटवर्थ बस कितने की 10%। तो रिटर्न अगर 10% किया है तो यहाँ पे रिटर्न मतलब दैट इज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। एक 1,30,000। दोस्तों बच्चों आप लोग साथ के साथ लिखते चलना, ठीक है। एंड ये हो गया 10% डिवाइड बाई हो गया दैट इज यहाँ पे 13,000, है ना। तो 13,000 का हमारे पास क्या आ गया, दैट इज नेट प्रॉफिट आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारा ये भी हो गया। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट वाज एट द रेट ऑफ द 15% ऑफ द बेसिकली सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है क्या, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि सेलिंग प्राइस बोला, लेकिन सेलिंग प्राइस में आप 2 चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया था, एक तो कैश सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स होती हैं। तो कैश सेल्स का तो यहाँ पे कोई डेटा गिवन नहीं है, तो हम मानेंगे जो हमारा जो क्रेडिट सेल्स है वही हमारा टोटल सेल्स मतलब एक्चुअल सेल्स है। तो वो हमारे पास कितना आ गया था, हमारे पास आया था, ये देखो आप क्रेडिट सेल्स हमारा कितना निकला है यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स हमारा निकला दैट इज 2,40,000 निकला यहाँ पे। तो अगर मैं इसका 15% ले लूँ कितना आ रहा है, दैट इज 36,000, है ना।
तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पे, 15%। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्रेडिट सेल्स इनटू द बेसिकली 15%, दैट इज 2,40,000 का 15%, 36,000 का मेरे पास क्या आएगा। ये सारे के सारे डेटा हमें काम आने वाले हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दैट इज स्टॉक टर्नओवर वाज 8 टाइम्स फॉर द ईयर, राइट। तो ये भी सिंपल है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना। तो इसका सिंपल सा मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे कि देखो, जैसे कि अब मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मेरा निकला 36। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये भी देख लिया होगा कि मेरा नेटवर्थ नेट प्रॉफिट इतना, मेरा नेटवर्थ इतना आ गया। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, तो ये पे दैट इज सिंपल है। ये देखिए, जैसे कि मेरा डिवेंचर्स यहाँ पे कितने की आ गई थी, डिवेंचर्स मेरा आया था 20,000। अब 20,000 का मेरा डिवेंचर, तो मैं 8 नंबर कर लेता हूँ इसको, कहीं छूट ना जाए ना। सॉरी, 5% है ना ये तो ये मेरा क्या आ गया, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी आ गया ये। देख लेते हैं, कुछ छोटा तो स्टॉक्स निकालिए, रिसीवेबल्स भी निकल गया, हमारे क्रेडिट सेल्स भी निकल गया, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट ये भी निकल गया, राइट। एक ये लास्ट जो गिवन है यहाँ पे, स्टॉक टर्नओवर वाज 8 टाइम्स फॉर द ईयर, तो ये हम आगे देख लेंगे कि कहाँ इसका यूज़ होना है। हालांकि सारे डेटा हमने डाल दिए। चलिए अब हम बनाते हैं, दैट इज़ यहाँ पे एक तो कि ये हमारा प्रोजेक्टेड, पहले क्वेश्चंस में क्या बोला था, क्वेश्चंस में बोला था आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट्स बनानी है, राइट। तो पहले हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना के चलते हैं। सेल्स 2 लाख आ गया था, ये मेरा जीपी आ गया था, दैट इज 36,000 रुपये का। तो मेरी आ जाएगी एक्सपेंसेस कितनी की आ जाएगी यहाँ पे, 2,04,000 का। ये मेरा मान लो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया है। और ये मेरा क्या निकल गया, दैट इज बैलेंसिंग फिगर निकल गया। ये देखिए, ठीक है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, इसको COGS बोल सकते हैं। तो बेस्ट वर्ड क्या है, दैट इज यहाँ पे COGS है। ठीक है, क्योंकि सेल्स माइनस COGS इक्वल टू GP, और COGS प्लस GP को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज सेल्स आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज यहाँ पे GP ले आएंगे 36,000। यहाँ पे होगा दैट इज हमारा एक्सपेंसेस किस चीज़ का, दैट इज इंटरेस्ट का। पहले तो ये डाल देते हैं यहाँ पे 1,000 की। फिर इसके बाद आपका डेप्रिसिएशन का है, तो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे 15,000 की ली थी, प्लस 5,000 और लगाया था हमने, तो टोटल ये 20,000 की हो गई यहाँ पे। ठीक है, और क्या क्या है, ये टोटल इसी में लिया है ये, राइट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया था, इसको आप इधर मत करो, इसको टोटल एडमिन में ले लेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया था, ये रहा, 13,000 का हमारे पास क्या आ गया था, नेट प्रॉफिट आ गया था।
तो 22,000 का हमारे पास क्या आ गया, एडमिन एक्सपेंसेस आ गया। तो ये आ गया था हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गया ये। तो इस तरीके से फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम एज आप, ये हमारा हो गया ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हो गया यहाँ पे। अब हम आते हैं बैलेंस शीट्स में। बैलेंस शीट भी सिंपल है, आपको यहाँ पे दे रखा है शेयर कैपिटल कितने, 1 लाख रुपए की। पहले लाइबिलिटी साइड से आप डाल लो पूरा। फिर आपको अदर शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, कितना दे रखा है, 30,000। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे 5% डिवेंचर्स, कितने के, दैट इज 20,000 के। और करंट लाइबिलिटीज कितने की यहाँ पे, 50,000 की। ये तो आपको 2 लाख ही रहना है। अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, 80,000 की, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे। प्लांट एंड मशीनरी कितने, 30,000 का था, प्लस हमने 10,000 का और हमारा एडिशनल आ गया। तो हम कितना कर लेंगे इसको, दैट इज़ 40,000 कर लेंगे। फिर और क्या है, एक तो दैट इज़ हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स थे। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास वैसे भी कितना आ गया था, 1,20,000। अब हम देख लेते हैं इसको ब्रेक करें या फिर हम ऐसे लिख लें, नहीं हमें क्या करना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे देखिए 60,000 किया गया और डेप्रिसिएशन 20,000 किया गया, तब जा करके 40,000 की हमारी वैल्यू आई। तो अगर उसी हिसाब से चलूँ, ठीक है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। और ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद दैट इज़ आप करंट एसेट्स ले लीजिए यहाँ पे। अब करंट एसेट्स में क्या जाएगा, यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, रिसीवेबल्स आ जाएगा। और ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्टॉक्स कितने निकाली थी, स्टॉक्स हमारी आई थी 30,000 ही आई थी ना, 30,000, 40,000 के रिसीवेबल्स। और ये हो गया दैट इज हमारे पास कैश। तो कैश का हमारे पास कितना था, बैंक यहाँ पे दिखा रहा है 1,000, राइट। तो इसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंसिंग फिगर ही दिखा देंगे। तो बैंक वैसे भी यहाँ पे कितना, दैट इज 10,000 है ना। हम्म तो ये हमारा यहाँ पे ये भी हो गया 2 लाख। ये हो गया अपना 10,000 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे कितना था इनके पास, बैंक है यहाँ पे 1,000। आई थिंक ये शायद गलत दिखाया गया, ये 10,000 होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं 42,000 तो 8 अगर मैं करता भी था इस तरीके से, तो इंटू 100। अच्छा, ये जो मैंने आपसे ये जो बताया था कि हम डिस्कस करेंगे, देखिए इसका क्या लॉजिक है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया, दैट इज स्टॉक अपन सेल्स इंटू ये इक्वस टू 8 है, राइट। तो 8 इक्वस टू आपके पास स्टॉक कितने के थे, आपके स्टॉक थे आपके पास 30,000 की, और ये हो गया दैट इज सेल्स। हालांकि सेल्स हमने निकाल ली, ये भी एक तरीका है निकालने का। तो सेल्स इक्वस टू हो जाता है कितना, दैट इज 30 इंटू 8 इक्वस टू 2,40,000। तो 2,40,000 वैसे भी क्रेडिट सेल्स हमारा निकला हुआ है, राइट। ये तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये वाले क्वेश्चन नंबर 2। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन रहा और ये इम्पॉर्टेंट भी है, राइट।
अब आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर दैट इज यहाँ पे 3 पे। ये देखिए बैंक में जैसे इन्होंने कर रखा है ना यहाँ पे 10,000, या तो इन्होंने बैलेंसिंग फिगर ली होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है दैट इज एक्स कंपनी हैज मेड प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी विल टोटल एसेट्स कितने की एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स कितना 8 लाख रुपए, जिसमें से 50% एसेट्स बिंग फाइनेंस्ड बाय द बोरोड कैपिटल। 50% मतलब 4 लाख रुपए जो है इन्होंने क्या करें लोन लिए हुआ बोरो करी है, जिसमें से इंटरेस्ट इनको कितने पे ऑफ करने हैं। इंटरेस्ट इनको दैट इज यहाँ पे पे करना है। इंटरेस्ट जो था बेसिकली 8% जो था बेसिकली पर ईयर, ठीक है। एंड डायरेक्ट कॉस्ट कितना दे रखा है दैट इज यहाँ पे 4,80,000 का ये डायरेक्ट कॉस्ट दे रखा है। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने की है दैट इज दे रखा है 80,000 की। फिर कह रहा है कि कस्टमर को आप कितने बेच रहे हो, कस्टमर को आप बेच रहे हो यहाँ पे दैट इज यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू द बेसिकली कस्टमर 150% ऑफ द बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट। तो मेरा यहाँ पे सेल वैल्यू निकल जाएगी, तो मैं यहाँ पे सेल्स निकाल लेता हूँ। तो सेल्स मेरी कितने की है दैट इज यहाँ पे कह रहा है कि 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मेरा कितना है 4,80,000 की। तो 4,80,000 का 150% कितना की होगी, ये हो गया हमारे पास 7,20,000। फिर उसके बाद कह रहा है कि एंड टैक्स रेट कितने की दे रखा है यहाँ पे। तो टैक्स रेट हो गया यहाँ पे, टैक्स रेट दे रखा है दैट इज यहाँ पे 50% दे रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम करके चलेंगे। अब बोला कि दैट इज यू आर रिक्वायर्ड टू दैट इज यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स निकालना है, राइट। एक एक करके चलते हैं। तो पहले तो आपको ये चार्ट समझ में आना चाहिए, तो चार्ट को मैं एक बार अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेल्स मेरे को बोला था 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि मैंने वहाँ ऊपर करके दिखा दिया। तो फिर भी एक बार मैं पूरा बना देता हूँ अच्छे से। 150% एक कॉस्ट हो गया यहाँ पे 7,20,000। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, डायरेक्ट कॉस्ट ही माइनस करोगे। 4,80,000 कितना आ गया 2,40,000, ठीक है। अब ये आ गया हमारा यहाँ पे जीपी। इसके बाद हम माइनस करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने की है आपके पास 80,000 की है। तब आप क्या आ गई, क्या आ गई EBIT 1,60,000 की, ठीक है। इस पे से फिर आपको तो पता ही है यहाँ पे इंटरेस्ट हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। और इंटरेस्ट कितने की है यहाँ पे आपने बोरो करी हुई दैट इज 50% ऑफ द एसेट्स बिंग फाइनेंस्ड बाय द बोरोड कैपिटल। मतलब 4 लाख के दैट इज आपने क्या करके बोरो कर रखे, जिस पे आप ब्याज कितने दोगे 8% का दोगे। तो 4 लाख पे मेरा 8% कितना आ गया दैट इज यहाँ पे 32,000, ठीक है। तो ये हो गया दैट इज 4 लाख पे मेरा 8%, 32,000 हो गया यहाँ पे। तो 1,60,000 माइनस 32,000 दैट इज 1,28,000। ये हो गया मेरा यहाँ पे EBT आ गया। अब यहाँ पे माइनस में टैक्स कर दूंगा। टैक्स मेरा 50% के है ही यहाँ पे। तो 50% कितना हो गया डिवाइड बाई 2 कर दूंगा 64,000। और 64,000 मेरा क्या आ गया दैट इज यहाँ पे EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल गया। ये देखिए इस तरीके से सिंपल हम चार्ट वाइज बना लेंगे। अब हम एक एक करके सारा का सारा फॉर्मूला वाइज में सिर्फ हमें डेटा पुट करना है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या होगा दैट इज यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक। तो मेरा हो गया दैट इज GP अपन सेल्स इंटू 100। मेरे GP कितना है 2,40,000। अब क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कितना आ गया 33 पॉइंट, ठीक है। ये आ गया। आप मैच भी कर सकते हैं आंसर से। आंसर से यहाँ पे कितना ऑपरेटिंग मार्जिन, अच्छा सॉरी ये मैंने क्या ले लिया यहाँ पे GP ले लिया। ऑपरेटिंग क्या है, जब आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBITDA होगा ना। सॉरी ये हो गया हमारे यहाँ पे EBIT, है ना।
तो EBIT को क्या करेंगे हम यहाँ पे 1,60,000। ये आ गया हमारा यहाँ पर 22.22%, राइट। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। दूसरा निकाले नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या हो गया, EAT वाला हो गया। तो 64,000 कर लूँगा मैं यहाँ पे 7,20,000। %8.89%, ठीक है। तो ये आ गया इतना। फिर इसके बाद दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स लेना है यहाँ पे। तो रिटर्न ऑन एसेट्स आप कितना निकाल लोगे, दैट इज यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स देखो यहाँ पे नेट ऑफ टैक्स लेके किया हुआ है, तो सेम एज हम भी यहाँ पे निकाल लेंगे रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। तो ये EBIT इसको कैसे किया गया, इनटू नेट ऑफ टैक्स लिया गया 1 - T डिवाइड बाय यहाँ पे रिटर्न ऑन नेट एसेट्स ना। इसको मैं डायरेक्टली यहीं से करा दूँ। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे नेट ऑफ टैक्स लिया डिवाइड बाय एसेट्स, तो मेरा EBIT कितने की 1,60,000 निकला था यहाँ पे 1,60,000, और नेट ऑफ टैक्स करने में 50% टैक्स है, और मेरा एसेट्स कितने की है, दैट इज यहाँ पे 8 लाख रुपए की एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स हमने एम्प्लॉयड कितने करे हैं बिजनेस में, 8 लाख रुपए। तो मेरा 8 लाख इतना, दैट इज कितना 10% ही आ गया रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। फिर इसके बाद आ गया एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो मतलब सेल्स अपन थे बेसिकली एसेट्स। सेल्स मेरी कितनी थी 7,20,000 की थी, ये देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल्स अपन एसेट्स 8 लाख हुई, तो मेरा कितना आ गया, दैट इज 0.9 टाइम्स। फिर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय ओनर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब अपने ओनर्स की इक्विटी में कितना पैसा आपने कमाया है इसमें से। 64,000 की हमारे पास नेट प्रॉफिट जो हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स थी, और ऑनर इक्विटी कितनी की, दैट इज यहाँ पे 4 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि टोटल 8 लाख रुपए हमारे पास एसेट्स को मतलब उसमें फाइनेंस करना था हमें, जिसमें 4 लाख हमने बोरो करे थे। 4 लाख हमारी खुद की इक्विटी, हम ये मान के चल रहे हैं कि इक्विटी हमने क्या किया होगा, रेस किया होगा फंड स्टॉक मार्केट से, तो 4 लाख रुपए वहाँ के। तो ये टोटल कितना, दैट इज 16% आ गया, दैट इज ये रिटर्न ऑन इक्विटी। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर दैट इज 4। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली यहीं से करा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको टाइम काफ़ी बचेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर द बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस इन द बैलेंस शीट। वही बनाना आपको कि फिक्स्ड एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, करंट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, GP रेशियो, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। ये अब हम इसमें क्या करना है, सबसे लास्ट चलेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एसेट्स अपन दी बेसिकली टोटल करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स कितने की होगी, दैट इज अपन टोटल, ये 5/7 दी हुई है। तो टोटल करें तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आपके पास कितनी की, 40 लाख रुपए की दे रखा है यहाँ पे। तो 40 लाख इंटू 7 डिवाइड बाई 5, तो ये आके 56 लाख रुपए आपके पास टोटल करंट एसेट्स आ गई। फिर बोल रहा है दैट इज यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल 5/4, ये आपको रेशियोज वाइज गिवन है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो फिक्स्ड एसेट्स आपके कितने की हो गए यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट 40 लाख की थी इंटू द बेसिकली 4, एंड आपकी कैपिटल कितने की आ गई, 32 लाख रुपए की आ गई। सेम एज आप क्या करो, दैट इज कैपिटल अपन दे बेसिकली टोटल लाइबिलिटीज, ये आपको गिवन है उसमें 1/2, ठीक है। ये देखिए 1/2 कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज में। तो ये इस तरीके से करने के बाद आपके पास क्या आ गया कि आपने टोटल लाइबिलिटीज यहाँ पे 64 लाख के निकाल ली। फिर उसके बाद यहाँ पे यू विल इट इज अज्यूम दैट द टोटल लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड कैपिटल। नेट प्रॉफिट अपन द कैपिटल देखिए 1.5, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। उसी तरह आपने सेल्स निकाला, आपने फिर उसके बाद GP निकाल लिया 25% ऑफ द सेल्स का। GP रेशियो देखे 25% दी होती है, ऑलवेज किसका निकलता है, दैट इज सेल्स का निकलता है। तो सेल्स का आपने निकाल लिया 32 लाख का, 8 लाख निकला। फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये वाला देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं दैट इज आपका COGS। तो COGS कैसे निकलेगा, दैट इज सेल्स माइनस GP। तो ये मेरा होगा दैट इज COGS अपन द एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या है कि दैट इज, अब देखिए कि ओपनिंग
ओपनिंग की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, लेकिन क्लोजिंग दे रखा है दैट इज 4 लाख रुपए। तो मेरी ओपनिंग वैल्यू आ गई तो 80, इसको मैं कर लूँगा यहाँ पे, और ये हो गया एवरेज। मैं इसके हिसाब से कितना निकाल लूँगा, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 240, तो ओपनिंग मेरे इतनी की है, तो अल्टीमेटली मेरा एवरेज स्टॉक कितना 2,40,000 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एवरेज स्टॉक यहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे 2,40,000 के हिसाब से, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आप जो है यहाँ पे आप निकाल क्या रहे हो, एवरेज स्टॉक निकाल रहे हो। एवरेज स्टॉक निकालने का ये भी एक तरीका है, ठीक है, इस तरीके से। और सेम एज आप डेटा इसको पुट कर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेम भी सिंपल रहा। क्वेश्चन नंबर 5, ABC कंपनी सेल कर रहा है, दैट इज यहाँ पे प्लम्बिंग फिक्सचर्स जो होता है ना पे, एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे 3 सालों को दे रखा है कंपैरिजन 20, 21, 22, 23, 24, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड द नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब ये अकाउंट्स पेबल हो गया, अक्रूवल, ये सारी डेटा दी हुई है आपको। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखो ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितने की है, ये देखिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, अकाउंट रिसीवेबल एंड द इन्वेंट्री के 2 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। एनालाइज द कंपनी फाइनेंशियल कंडीशंस एंड परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 3 years एंड ऑल्सो आर देयर एनी प्रॉब्लम, आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करें, क्या कोई इश्यूज हैं। तो आप इसका सिंपल रेशियो वाइज निकाल सकते हैं। करंट रेशियो पहले आप ले लीजिएगा, दैट इज यहाँ पे करंट एसेट्स अपन द करंट लाइबिलिटीज, तो 20, 21, 22, 23 का इस तरीके से आप डेटा फिट करना, करंट एसेट्स डिवाइड पे करंट लाइबिलिटीज। फिर एसेट टेस्ट रेशियो से क्विक एसेट्स अपन द करंट लाइबिलिटी भी कहते हैं। क्विक एसेट्स कैसे आपने बताया था, जैसे कि करंट एसेट्स माइनस द इन्वेंट्री कर लो तो आपके पास आ जाएगा क्विक एसेट्स आ जाएगा। फिर आप उसके बाद रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लेते हो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सेल्स अपन द एवरेज रिसीवेबल, इसकी वर्किंग नोट यहाँ पे दी हुई है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम में आपकी कलेक्शन जो है वो रिसीव हो जाती है। तो ये जब आपने निकाला 365 डिवाइड बाई एवरेज टर्नओवर रेशियो, आपके आगे 18.25 डेज के हिसाब से आ रही है, ठीक है। अब आप फिर नेक्स्ट निकाल रहे हो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर दैट इज COGS अपन द एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे ये देखिए, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो ये डेटा दिया हुआ है आपको, यहाँ पे सिंपली ये निकालना है। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चंस करके चलिए, आपको होमवर्क भी रहा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चंस है इसलिए मैं नहीं करा रहा, और इसके रेशियो वाइज भी हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो करंट रेशियो क्विक रेशियो और लेस देन थे बेसिकली आइडियल रेशियो, जो भी इनका जो आइडियल रेशियो 2:1 और 1 उससे कम है। ये इंडिकेट करता है कंपनी इज नॉट हैविंग द इनफ रिसोर्सेज टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। ऑब्वियसली बात है, जब आपके रेशियो जब जो एक आइडियल रेशियो उससे अगर मीट ही नहीं कर रहे, इसका मतलब कि आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली इनफ यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, राइट। और आपने अपने करंट ऑब्लिगेशन जो उसको भी मीट नहीं कर पा रहे। फिर रिसीवेबल्स आर ग्रोइंग जो तुम पे स्लोअर एंड ऑल्दो द बेसिकली एवरेज कलेक्शन पीरियड स्टिल वेरी रीजनेबल रिलेटिव टू द टर्म्स गिवन एंड इन्वेंट्री टर्नओवर इज शोइंग एज वेल इंडिकेटिंग अ रिलेटिव बिल्ड अप इन्वेंट्री एंड इंक्रीज रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। तो ये थोड़ा लंबा कहानी है, लॉन्ग टर्म डेट ये आप देखिए भी पढ़ के आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है। इसमें आपको दे रखा है ऑलरेडी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिटेबिलिटी दे रखा है, ठीक है, और ये इंडस्ट्री के नोट्स दे रखी है। इससे आपको क्या करना है, रेशियोज़ की कंपैरिजन करनी है। तो सेम एज दैट इज़ करंट रेशियो, तो करंट इसमें भी आपको क्या करना है, डेटा फीड ही करना है। तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, और ये रेशियो वाइज में, और इसका क्या करना है, एनालाइज कमेंट कर देना है। द पोजीशन ऑफ नाभ्य बेटर देन द इंडस्ट्री नॉर्म्स इन रिस्पेक्ट टू द करंट रेट। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको देख लेना, ठीक है। तो गाइज ये मैंने 6 क्वेश्चंस करवा दिए आपको, और इसके बाकी के जो टेस्ट ऑफ योर नॉलेज के जो क्वेश्चंस होंगे इनको हम करेंगे बाद में। इसके लिए मैं आपको पार्ट नंबर 3 वीडियोस अपलोड करूँगा बहुत ही जल्द, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक, जो कि मैंने 5 और 6 जो आपको होमवर्क के तौर पे दे दिया, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे और अच्छे थे। जो स्टार्टिंग में अच्छे थे जो क्वेश्चन वो मैंने आपको करा दिए। सो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियोस को देखने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए कि इसमें मैं और क्या बेहतर कर पाऊँ, ठीक है, और कहाँ मुझसे गलतियाँ या कहाँ पे मैं इसे सुधार सकूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपका फीडबैक होना देना बहुत ही ज़रूरी है। सो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।